नमस्कार, स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ में मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरे सहयोगी विश्व मोहन कुमार। पिछले हफ्ते बाजार में हमने भारी बिकवाली देखी। सेंसेक्स निफ्टी की बात करें तो लगभग 2.5% दोनों के दोनों इंडेक्स टूट गए। आज के लिए जो संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से वो मिले जुले हैं, क्योंकि अमेरिका में शुक्रवार को क्लोजिंग अच्छी हुई, लेकिन फ्यूचर्स में हम भारी गिरावट देख रहे हैं और एशिया से जो संकेत निकल के आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि थोड़े बेहतर साइड के आपको नजर आएंगे। हालांकि जापान का बाजार आज बंद है, यानी कि निकेई वहां पर छुट्टी है, तो उस तरह से देखा जाए तो मिक्स्ड क्यूज हैं ग्लोबल मार्केट से। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर जो चिंताएं हैं लगातार बढ़ रही हैं। क्या ईरान में अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा, क्योंकि ईरान में जो संघर्ष है काफी ज्यादा हिंसक हो गया है। 500 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। लगभग 3 हफ्तों से जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन बाजार कहने की अपना फोकस शिफ्ट करता हुआ भी नजर आएगा इस हफ्ते में, क्योंकि आज से अर्निंग सीजन की कह सकते हैं कि बिग बैंग शुरुआत हो रही है। आज टीसीएस और एचसीएल टेक के नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो नतीजों को लेकर क्या उम्मीदें हैं, आपके प्रिपरेशन रिजल्ट सीजन में क्या होना चाहिए, ईटीनो स्वदेश पूरी तरह से सुनिश्चित कराएगा। लेकिन अगले 2.5 घंटे भी आप हमारे साथ शो में बने रहिएगा और सिलसिलेवार ढंग से हम स्टॉक्स की बात करेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात करेंगे, ग्लोबल क्यूज की बात करेंगे, इंडेक्स की आपकी स्ट्रेटजी भी थोड़ी देर में बनाएंगे। लेकिन पहले 4 तस्वीरें लेकर आते हैं जो आज बाजार के लिए ट्रिगर के तौर पर काम करेगी, या फिर आपकी नजर भी उन पर जरूर होनी चाहिए। तो डाउ की और S&P 500 की रिकॉर्ड क्लोजिंग अमेरिका में हमने होते हुए देखी है, लेकिन फ्यूचर्स में है नरमी। गिफ्ट निफ्टी 25,800 के नीचे आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। हल्की से गेंस हम शुरुआत में देख रहे थे, वो भी लग रहा है कि नहीं फिजल आउट हो गए हैं। एशिया के ज्यादातर जो बाजार हैं आपको मजबूत दिखाई देंगे। डीमार्ट की बात करें तो मुनाफा करीब 18.25% बड़ा है डीमार्ट का, और ये 856 करोड़ रुपए के आसपास का इनका मुनाफा इन्होंने क्लॉक किया है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी बढ़ी है और 18,100 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू क्लॉक किए हैं डीमार्ट ने। आज टीसीएस एचसीएल टेक के नंबर्स पर बाजार की नजर रहने वाली है। टीसीएस के नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद। देखते हैं कि किस तरह के नंबर दोनों कंपनियां रिपोर्ट करती हैं। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात समिट से कुछ निवेश को लेकर बड़े कमिटमेंट आए हैं। अडानी ग्रुप और रिलायंस की गुजरात में बड़े निवेश की योजना है। रिलायंस की लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की निवेश की योजना है। अडानी ग्रुप की बात करें तो कच्छ में 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन्होंने कमिट किया है। तो आज ये दोनों शेयर भी इसके चलते भी फोकस में रहेंगे। तो बाजार के लिए कुछ बड़े ट्रिगर है जिस पर आपको नजर तो रखनी चाहिए। लेकिन ग्लोबल क्यूज आज किस तरह के दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के जियोपॉलिटिकल रिस्क यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वीकेंड की बात अलग हो गई कि यूएस में क्या हुआ, रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई, लेकिन जो फ्यूचर्स मार्केट से संकेत वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सेटअप कैसा दिख रहा है, क्या क्या बड़े कंसर्न है, अभिषेक के बाद वापस चलते हैं। अभिषेक बताइए किस तरह का सेटअप आपको दिख रहा है ग्लोबल मार्केट से, और क्या क्यूज मिलने के संकेत है, आपकी रीडिंग क्या है? विश्व में देखा, बिल्कुल आपने सही कहा कि शुक्रवार तो क्या हुआ उसको हम पीछे छोड़ दें, और आज जो संकेत हमारे लिए निकल के आ रहे हैं ज्यादा क्रूशियल वही हैं। और देखिए वीकेंड के दौरान भी, यानी कि शनिवार को रविवार को भी दुनिया भर से बहुत सारी खबरें आई हैं। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर चिंताएं कायम हैं। खबरें ये आई हैं कि रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रा पर कुछ नए स्ट्राइक किए हैं। ये एक डेवलपमेंट है। बाकी ईरान में हम देख रहे हैं कि संघर्ष बढ़ता जा रहा है। 500 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर है। जो महंगाई को लेकर, ईरान के इकोनॉमिक टर्मोइल को लेकर जो यंग क्राउड जो सड़कों पर है लगातार प्रदर्शन कर रही है। हम देख रहे हैं कि लगभग 3 हफ्ते से ये प्रदर्शन जारी है और इसमें 10,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर है। और अमेरिका बार बार उनको सपोर्ट करने की बात कर रहा है और इससे ईरान कहीं न कहीं चिढ़ा हुआ है। अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है और ईरान ने कहा है कि अगर ऐसा वो करते हैं तो वो भी अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर, उनके फाइनेंशियल सेंटर पर वो हमले करेंगे। तो ऐसी ईरान की धमकी है। बाकी उधर इजराइल सतर्क हो गया है। अमेरिका ने क्यूबा को भी धमकी दी है और उनको भी चेतावनी दी है। देखते हैं कि क्या होता है। तो ये जो सारे के सारे विश्व में जो इक्वेशंस है ना, ये बाजार के लिए कहीं ना कहीं थ्रेट जरूर पोज करते हैं। और उसके चलते आप देखेंगे कि जो डाउ फ्यूचर आपको दिखाई देगा लगभग 190 अंक नीचे आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो ये चिंताएं कहीं ना कहीं, अगर हम प्योरली अगर हम शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को हमने देखा कि डाउ ने, S&P 500 ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। हालांकि एक
इकोनॉमी के फ्रंट पर एक नेगेटिव खबर आई देखा जाए तो, क्योंकि दिसंबर में यूएस में 50,000 नौकरियां जुड़ी हैं, जॉब रिपोर्ट आने थे और अनुमान था 66,000 का। तो वैसे देखा जाए तो ये कमजोर आए हैं थोड़ी, मतलब इकोनॉमी को लेकर चिंतित होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसे देखें कि क्या ये अमेरिकी फेड के ऊपर एक प्रेशर बनेगा फिर से रेट कट करने के लिए, क्योंकि इसी महीने यूएस फेड की पॉलिसी भी है, तो संभावना उसको लेकर फिर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और उसके चलते हमने देखा कि यूएस में तेजी रही। गोल्ड सिल्वर भी हम देख रहे हैं कि नए रिकॉर्ड हाइस पर जाकर कारोबार कर रहे हैं। इसी के चलते, इस जॉब रिपोर्ट के चलते ही सिल्वर अपने हाई से बिल्कुल करीब है, $83 प्रति औंस के आसपास के भाव होंगे। और गोल्ड की बात करें तो हम देख रहे हैं कि $4,612 का गोल्ड ने हाई बना दिया है। लगातार 3 सत्र से दोनों के दोनों कमोडिटीज में, प्रेशियस मेटल्स में हम तेजी देख रहे हैं और 4,612 ये हाई है। क्रूड में ही उबाल आया है, $63 के ऊपर कच्चे तेल का भाव हमने निकलते हुए दिखा है, जियोपॉलिटिकल और सप्लाई की चिंताओं के चलते। डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ आ रही है, हम देख रहे हैं कि 99 के आसपास पहुंच गया है डॉलर इंडेक्स। हालांकि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है उसमें कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं, वो है 4.16% का। तो कुल मिलाजुला के विश्वमोहन, जो ग्लोबल क्यूज हैं, अगर आप बाजारों को देखेंगे, अमेरिका से संकेत हम मिक्स्ड कहेंगे क्योंकि फ्यूचर्स नीचे हैं, एशियाई मार्केट आपको ऊपर दिखाई देंगे। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर चिंताएं हैं, क्रूड का ऊपर जाना निश्चित तौर पर हमारे लिए नेगेटिव है। $63 के ऊपर निकल गया कच्चा तेल, हालांकि अभी भी एक रेंज में है। और गोल्ड सिल्वर का बढ़ना भी कहने के ये संकेत देता है कि इक्विटी से पैसे निकल के कहने की कमोडिटीज में जा सकते हैं, और ये भी भारतीय बाजार के लिए एक नेगेटिव सिनेरियो बनता है। हम सुबह देख रहे थे कि गिफ्ट निफ्टी जो था ये करीब 20-25 अंक ऊपर कारोबार कर रहा था, लेकिन सारे के सारे गेंस इरेज हो गए हैं और 25,790 के आसपास सपाट कारोबार कर रहा है। देखिए, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि करीब 46-47 सत्र के निचले स्तर पर निफ्टी जाके कारोबार कर रहा है। पिछले हफ्ते 2.5% की गिरावट, 2.35% की गिरावट निफ्टी में रही। सेंसेक्स में करीब 2.5% के आसपास की नरमी रही है। तो एक तरफा फॉल ऊपरी स्तरों से आ रहा है और ये जो संकेत हैं ग्लोबली, ये कोई बहुत बेहतर होते नजर नहीं आ रहे हैं। अब उम्मीदें ये हैं कि हमारे अर्निंग सीजन अगर अच्छा निकल जाता है या फिर शुरुआत अच्छी हो जाती है तो बाजारों में एक रिन्यूड इंटरेस्ट जरूर आएगा, और उससे कहीं ना कहीं जो एफआईज है, जो अब तक एक तरह से रूठे हुए हैं, शायद उनकी भी वापसी का रास्ता खुल जाए। देखते हैं कि आगे होता क्या है। वैसे आज टीसीएस और एचसीएल टेक के नतीजों पर ज्यादा फोकस रहेगा और हम देखेंगे कि आईटी शेयर आज एक्शन में आपको दिखाई देंगे। आईटी स्टॉक्स खास तौर से फोकस रहेंगे क्योंकि आज टीसीएस के और एचसीएल टेक दिग्गज आईटी कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। तो अब अगर बाजार के लिए जो कुछ अहम ट्रिगर है वो है नतीजे। अगर ये अनुमान से बेहतर है तो डेफिनेटली यहाँ से बाजार को सपोर्ट करेगा, अदरवाइज ग्लोबल ट्रिगर तो अभी फिलहाल कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। चलिए अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघास सर के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर, ग्लोबल मार्केट पे तो हमने काफ़ी चर्चा कर ली। आपसे शुरुआत एफआईआईज की तरफ से करते हैं। शुक्रवार को एक बड़ी बिकवाली दिखी एफआईआईज की तरफ से, लेकिन डीआईज लगातार यहाँ पर उनकी तरफ से खरीदारी दिख रही है। ऐसे में बाजार का ओवरऑल सेटअप आपको कैसा दिख रहा है? आज का दिन कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, एफआईआईज बिकवाली किए जा रहे हैं इस मार्केट पे। इसमें उनको प्राइस भी मिल रहा है और एग्जिट भी मिल रहा है, और वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि डीआईएस की तरफ से इन्वेस्टमेंट जारी है। तो 5500 करोड़ का नेट बाय रहा फ्राइडे को डीआईएस का, और 3700 के ऊपर का नेट सेल रहा एफआईआईएस का। तो यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं, और जो मार्केट सस्ता पड़ रहा है, सस्ता है इमर्जिंग मार्केट्स में, वहाँ पर वो लोग पैसा ले जा रहे हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक ये है कि हमारे मार्केट में हमने देखा कि इंडिविजुअल स्टॉक्स लेड या सेक्टर लेड रैलीज भी चल रही है। आप निफ्टी को देखेंगे तो लगेगा निफ्टी नीचे गिरा है, पर बाकी जगह पे काफ़ी रिटर्न्स आए हैं। तो जो सेलिंग जो हो रही है वो कुछ बैंक्स में सबसे ज़्यादा हो रही है। प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी बैंक्स के अर्निंग्स एक्सपेक्टेड हैं। उनकी जो अब बिजनेस अपडेट थी वो काफ़ी कॉशियस और कमज़ोर दिखी लोगों को, कि जिसकी वजह से लोन डिपॉजिट रेशो बहुत ऊपर बढ़ गया है और वो उनको कर्टेल करेगा उनकी ग्रोथ के लिए। तो वो एक चीज़ है जो उनके लिए एक तरह से ट्रिगर नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। बट उसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी हैवी वेट्स में भी, जैसे आईटीसी में गिरावट जारी रही, आपकी एक्सिस बैंक में गिरावट थी, और फ्राइडे को तो हमने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक में भी गिरावट हुई। तो
प्राइवेट बैंक में तो ऐसी सेलिंग दिख रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी इसको, क्योंकि इन्फ्लोज काफ़ी हैं। बट ये जो फ्लोज हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के, वो अभी इस वक्त वापस आने की कोई कगार पे नहीं है। और उसका कारण ये है कि वैल्यूएशन हमारे अभी भी ऊपर हैं। जब तक अर्निंग सीजन के बाद एक तरह से एक बेंचमार्क आ जाएगा कि अगले साल की अर्निंग्स कितनी होंगी, तो वो ट्रिगर जब तक नहीं आता है तब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। अगर आपको कल को दिखे कि अगले साल की अर्निंग 10 से 15% बनने वाली हैं, तो मार्केट की वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड अर्निंग्स में गिर जाएगी और उसकी वजह से इन्वेस्टर्स आना शुरू होंगे। बट तब तक आपको कुछ बिकवाली देखने को मिलेगी। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। अब एफएनओ के जो संकेत हैं वो भी थोड़े से डिटोरेट तो निश्चित तौर पर हुए हैं। हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप पहले भी हाईलाइट कर रहे थे कि 25,700 में काफ़ी ज़्यादा हम पुट-राइटिंग होते हुए दिख रहे थे। क्या लग रहा है आपको बाजार की यहाँ से दिशा क्या है आज? स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, एफएनओ में जो संकेत आ रहे हैं वो बहुत ही कॉशियस संकेत आ रहे हैं। अगर हम देखें तो निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी बड़े हैं। फ्राइडे को 44,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट पोजीशन हो गया है। निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो 180 करोड़ का पोजीशन बढ़ा हुआ, 7,400 करोड़ का उसमें हुआ है, क्या नाम है, ओपन इंटरेस्ट हो गया है उसमें टोटल में। बट उसी टाइम हम एफआईएस में देखें, एफआईएस क्या कर रहे हैं, तो शॉर्ट पोजीशंस उन्होंने ऐड किए हैं लगभग 1940 करोड़, जिससे कि एफआईएस का शॉर्ट पोजीशन 30,000 करोड़ हो चुका है। और एफपीआईएस ने लगभग 1,000 करोड़ का पोजीशंस शॉर्ट पोजीशन ऐड किए हैं निफ्टी बैंक में। उसकी वजह से वहाँ पर भी हमने देखा कि काफ़ी पोजीशंस ऐड हुए हैं। तो ये एक चीज़ है जो जिसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते आज की डेट में। तो इसलिए अगर हम देखें तो टोटल लॉन्ग पोजीशन जो मार्केट में है वो गिर के 7.5% के आसपास हो गया है। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक में जो शॉर्ट्स बढ़ रहे हैं वो एक इंडिकेटर है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप ऑप्शंस को देखें कि निफ्टी का रेंज कैसा रहेगा, तो हमने देखा कि पुट्स में हमने अनवाइंडिंग देखी, लोगों ने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट से काटे वहाँ पर 25,800 और 25,900 पे। और कॉल्स में हमने देखा कि 25,700 और 25,800 पे फ्रेश पोजीशंस ऐड हुए। और तो अगर हम ओवरऑल हम बैंड देखेंगे कि ऑप्शंस किस बैंड पे ट्रेड करने की संकेत दे रहे हैं, तो 25,500 के बीच में और 25,900 और 26,000 के बीच में मार्केट ट्रेड करेगा। यहाँ से ये ऊपर या नीचे जा सकता है अर्निंग्स के बेसिस पे और कोई पॉजिटिव न्यूज़ के बेसिस पे, पर वो मोमेंटम होना चाहिए इस मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। आज के डेट में ऐसे लगता है कि 25-26,000 जो है एक रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर एक मोमेंटम नहीं आता है मार्केट के लिए। आपको आप पता ही है कि मार्केट अपना निफ्टी जो है 25,680 के स्तर पे है। वहाँ से ऊपर जाने के लिए उसको एक मोमेंटम चाहिए होगा 26,000 के ऊपर जाने के लिए। और इस हफ्ते का जो अर्निंग सीजन है एक तरह से क्रूशियल है। 4 आईटी कंपनीज आ रही हैं, एक रिलायंस की अर्निंग्स आ गई हैं। तो ये सब जो है एक तरह से एक आइडिया दे देता है कि भाई अर्निंग्स का पहला जो वीक है वो काफ़ी निर्णायक होगा आगे के लिए, मार्केट कैसे इसको आगे करेगा। और अगले हफ्ते हम जब घुसेंगे तो हमको फेड रिज़र्व का मीटिंग भी आ जाएगा, तो वो भी एक चीज़ है जो मार्केट उसको ध्यान से देखेगा। ओके, अब देखते हैं किस तरह का आज ट्रेड होता है। सर, ये अब अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है, डीमार्ट के भी नतीजे आ चुके हैं। नतीजों के बाद किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि नतीजे तो ऐसे ठीक दिख रहे हैं मुनाफे और मार्जिन के फ्रंट पर, लेकिन कहा जा रहा है कि लाइक फॉर लाइक ग्रोथ मॉडरेट होने की संभावनाएं आगे भी बनी रहेगी। क्या लगना है, क्या करना चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इस स्टॉक में? देखिए, डीमार्ट के नतीजे एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही थे। टॉप लाइन ग्रोथ थोड़ी वीक थी, उसकी रेवेन्यू 13.2% था और 13% जो रेवेन्यू ग्रोथ है देखने को अच्छा लगता है, पर डीमार्ट के पिछले परफॉर्मेंस के मुताबिक वो थोड़ा सा नीचे के स्तर पे है।
अच्छी सिनर्जीज आई हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज दिख रही हैं, जिसकी वजह से आपका पैट 17% बढ़ा, एबिटा 8.4% बढ़ा, एबिटा मार्जिन्स भी बढ़े हैं आपके। और बट जो लाइक फॉर लाइक स्टोर ग्रोथ होता है वो थोड़ा सा कम रहा 5.6% पे। तो वो एक चिंताजनक है कि आप स्टोर्स ऐड कर रहे हैं हर क्वार्टर में, बट जो उनके स्टोर की जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं आ रही है। और उसका इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि आपका क्विक कॉमर्स से कंपटीशन है या अन्य कंपटीशन बहुत हाइपर हो गया है कि काफ़ी सारे प्लेयर्स आ गए हैं, जिसकी वजह से रैंप अप नहीं हो रहा है जितना हम देखते थे डिमांड में। बट रेवेन्यू एक तरह से 13% जो ऊपर गया है वो एक तरह से स्ट्रीट बोलता है के हिसाब से थोड़ा सा वीक दिख रहा है वो। बट ओवरऑल नंबर्स तो ठीक लग रहे थे। स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा इसके वजह से, क्योंकि उन्होंने वैसे भी अपने अपडेट दिए थे तो उसमें हमको दिखा कि थोड़ा सा लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो स्टोर का है वो कम होगा। तो ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा ग्रैनुलर डिटेल्स तो है नहीं हमारे पास आज के डेट में इसमें। बट हम अगर इसको देखें तो ये एक तरह से अच्छा ओके टाइप अर्निंग्स आई हैं। नॉमिनल ग्रोथ से थोड़ा सा कम है टॉप लाइन, तो स्ट्रीट उसको इस हिसाब से देखेगा। सजी सर, आज टीसीएस और एचसीएल टेक के भी नतीजे आने वाले हैं। अब टीसीएस की बात करें तो हम देख रहे हैं कि एआई को लेकर पुश है। शेयर भी अब देख रहे हैं कि अगर हम एक तिमाही की बात करें तो 2900 रुपये वाला जो शेयर था वो 3200 रुपये पर आ गया है। हालांकि वही है, मार्जिन वगैरह कैसे आएंगे इसको लेकर थोड़े से सवाल पूछे जा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं, नतीजा आपके हिसाब से कैसे आने चाहिए, और आज रणनीति क्या बनाए नतीजों से पहले? हमारे जो प्रीव्यू बताता है कि टॉप लाइन में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिलेगी। टीसीएस के डॉलर रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रहेंगे। एचसीएल टेक के डॉलर रेवेन्यू जो होंगे वो लगभग 2% के आसपास बढ़ेंगे। एबिट मार्जिन टीसीएस के थोड़े से कांस्टेंट रहेंगे या थोड़े से गिरेंगे, क्योंकि लास्ट 2 महीने के जो सैलरी इंक्रीजेस हैं उसका इम्पैक्ट उनको देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत। और ये क्वार्टर जो है दोनों कंपनीज के लिए थोड़ा सा नरम क्वार्टर है, क्योंकि फॉलोस होते हैं यहाँ पर। बट अगर हम देखें तो रेवेन्यू जो इंडिया रेवेन्यू है वो भी ऊपर जाने की उम्मीद है 1.6% इनके लिए, और एचसीएल के लिए 4.5% के हिसाब से ऊपर जाएगी। एबिट मार्जिन ठीक रहेंगे, पैट ग्रोथ दिखेगा। और इस क्वार्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने लायक होगी वो ये है कि आईएनआर डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट कितना रहा इनके रेवेन्यू पे, टॉप लाइन पे, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिला होगा। और दूसरा जो है एआई लेड ऑर्डर बुक, वो दोनों के कैसे हैं, और तीसरा जो है रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कैसा है। ये सारे मैट्रिक्स जो हैं कैसे अब जाके स्ट्रीट इसको इस मापदंड से जज करेगा। और कमेंट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि फेड रेट कट्स हो रहे हैं तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़नी चाहिए। तो ऑर्डर बुक कैसे बढ़ रहा है इनका, वो भी एक चीज़ है जो स्ट्रीट केयरफुली देखेगी। ओके, शुक्रिया सरजीत सर ये पूरी एनालिसिस करने के लिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स और साथ ही जो जिस तरह के सिनेरियो बन रहे हैं, एफआईआईज़ का ट्रेंड दिख रहा है, हर मुद्दे पे आपने अपनी राय रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले मेहमान को भी जोड़ते हैं। सौमिल मेहता है हमारे साथ, मेरे ऐसे शेर खान से। गुड मॉर्निंग सौमिल जी। शुरुआत बाजार पर आपके नज़रिए से करेंगे। पिछला हफ्ता तो काफ़ी कमज़ोर रहा था यूएस मार्केट के लिए, भले ही अच्छे हो, लेकिन इस हफ्ते किस तरह की शुरुआत की उम्मीद लग रही है आपको? बाजार में किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है? इंडेक्स लेवल पे किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? क्योंकि जो क्रूशियल अगला 48 घंटा काफ़ी क्रूशियल होगा ईरान को लेकर, और बाकी जो पूरा जियोपॉलिटिकल कंसर्न जिस तरह से बढ़े हैं तेज़ी से, उससे चिंताएं काफ़ी ज़्यादा है। क्या लग रहा है बाजार की चाल आपकी नज़र में कैसी दिख रही है? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए लास्ट वीक में हमने शार्प सेल ऑफ देखे। दूसरी बार 26,300 के आसपास से दूसरी बार रेजिस्टेंस लेके हम नीचे की तरफ फिसले हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज के 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे हम बहुत शार्प सेल ऑफ देखा है।
प्लस जो प्रीवियस स्विंग लो था 25,700 का, वो भी नीचे की तरफ टूटा है। सो ओवरऑल अगर आप देखें, देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव साइड प्रेशर दे रहा है मार्केट को, और मुझे ऐसा लगता है कि अब इन द वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं ऑन द डेली चार्ट्स, और यहाँ पर मुझे लगता है कि द नेक्स्ट लेवल टू वॉच आउट ऑन द डाउन साइड इज 25,320 के आसपास। मोटा मोटी 25,350 आप पकड़ के चलिए, वहां पर अब मुझे लगता है कि द नेक्स्ट सपोर्ट इज। अब इन द वेरी शॉर्ट टर्म मेरे टारगेट्स नीचे के तरफ के होंगे 25,350 के आसपास के फॉर निफ्टी। ऊपर में जो रेजिस्टेंस होगा वो 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज होगा। 20 डेली मूविंग एवरेज वुड बी 26,050 के आसपास, और 40 डेली मूविंग एवरेज होगा 25,950 के आसपास। तो ये जो 200 पॉइंट की रेंज है, यहां पर ही एक रेजिस्टेंस है, बहुत क्रूशियल हर्डल है। मुझे इन द वेरी शॉर्ट टर्म नहीं लगता कि मार्केट उसके ऊपर जाएगा। सो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें इन निफ्टी। बैंक निफ्टी वेरी सिमिलर, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, क्रूशियल लेवल्स नीचे टूटे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी 40 डेली मूविंग एवरेज नहीं टूटा है और प्रीवियस स्विंग लो नहीं टूटा है। 40 डेली मूविंग एवरेज है अराउंड 59,100, और जो प्रीवियस स्विंग लो है वो है 58,730। तो ये दो लेवल हमें ध्यान में रखने हैं। अगर नीचे में टूटता है तो शार्प सेल ऑफ्स यहाँ पे भी आ सकते हैं। सो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव इन द वेरी शॉर्ट टर्म। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखे, लेकिन ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, नॉट इन द मीडियम टर्म। मीडियम टर्म अभी भी ट्रेंड अप है, बिकॉज मंथली क्वार्टरली चार्ट्स पर अभी भी हम हाई टॉप हाई बॉटम बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ सौमिल जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। प्रदीप हल्दर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। प्रदीप जी, अब स्टॉक्स पर आ जाते हैं। इंडेक्स को तो हमने समझ लिया, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बताई सौमिल जी ने, और मैं बिल्कुल सहमत भी हूँ, क्योंकि 25,900 पार करना, फिर 26,000 क्रॉस करना, अब ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के सामने हम आके खड़े हो गए हैं। आप जरा अपने स्टॉक्स बताइए कि आज स्टॉक्स में आप अपॉर्चुनिटी कहाँ पर देख रहे हैं, क्या खरीदना है या फिर क्या शॉर्ट करना है, जो भी आपके ट्रेडिंग आइडियाज हों आज के। हाय गुड मॉर्निंग अभिषेक सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, जितने भी स्टॉक्स या तो इंडेक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कोई भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड माय कंपनी साइड। ऐसे ही स्टॉक्स मार्केट पे हमने क्लाइंटों को भी हम कॉल देते हैं, कुछ कॉल्स कुछ ट्रेड क्लाइंट के पास हो सकता है, हमारे पास नहीं है। देखिए आज जो पहला ट्रेड रहेगा वो रहेगा नैल्को का। कहीं ना कहीं नैल्को में जिस तरीके से लास्ट डे में हमने देखा 328 330 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेने के बाद फिर से 340 के ऊपर क्लोजिंग आया है। मुझे लगता है कि नैल्को बाय करना चाहिए। नैल्को का बाइंग जो रेंज रहेगा 340 से 345, मतलब थोड़ा अगर नीचे मिलता है आप नैल्को बाय कर लीजिए। इस केस में पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 957 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 970 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हमें 330 पे मेंटेन करना है। व्यू 5 से 6 दिन का है मैक्सिमम। आपको नैल्को यहाँ पे ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड पे ही है, डेली वीकली मंथली पे, तो मुझे लगता है कि और भी ऊपर आना बाकी है। एंड सेकंड जो मेरा आज का ट्रेड रहेगा वो है ग्रो का। जिस तरीके से एनएससी का आईपीओ का अनाउंसमेंट होने वाला है और कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है ये अभी भागेंगे। बहुत टाइम से ये अटका हुआ था। और ग्रो में भी अगर हम देखेंगे जिस तरीके से रिसेंटली 140 से स्टॉक घुमा है, कहीं ना कहीं 158 के आसपास का अभी प्राइस है, मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। पहला टारगेट रहेगा 165, सेकंड टारगेट 174 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे 147 पे मेंटेन करने का सलाह रहेगा। यहाँ पे भी व्यू 4 से 5 दिन का ही आप लेके चलिए। तो ये दो राय आपकी तरफ से ग्रो में भी आ गई और नैल्को में भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे अभी तेजी बची हुई है, आगे और भी ऊपर के लेवल दिखेंगे। 330 का स्टॉप लॉस रखे नैल्को को लेकर और 370 तक के भी टारगेट यहाँ पर दिख सकते हैं। सौमिल आप बताइए आपकी तरफ से क्या टॉप ट्रेड्स हैं आज के लिए। दोनों ही सेल साइड पर है। मैं जो स्टॉक्स चुन रहा हूं वो सारे स्टॉक्स वो चुन रहा हूं जो वीक है, जो 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं और लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बना रहे हैं। द फर्स्ट स्टॉक जो मैं चुन रहा हूं वो CDSL है। CDSL बहुत समय से लो टॉप लो बॉटम बना रहा है। एक पूरी रेंज थी जो नीचे की तरफ टूटी है। एक बेरिश फ्लैग भी अभी बहुत रिसेंटली नीचे की तरफ टूटा है 20 डेली मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेकर। तो CDSL वुड बी अ सेल फॉर मी। सेल ऑन राइज यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 1460 और टारगेट होगा 1300 का नीचे में।
दूसरा स्टॉक जो मैं चुन रहा हूँ वो LIC है। LIC बहुत समय से कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के लिए, लेकिन लो टॉप लो बॉटम बन रहे हैं, एवरेजेस के नीचे चल रहा है, एक फ्लैग पैटर्न नीचे की तरफ टूटा है, बेरिश फ्लैग पैटर्न। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे 851 पर और नीचे में टारगेट होगा 780 पर। 780 तक के टारगेट आपको दिख रहे, तो LIC 780 तक फिसलता हुआ आपको दिख रहा है सौमिल जी? बिल्कुल 780 जो प्रीवियस स्विंग लो है वहां तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक जा सकता है नीचे में। ओके, तो LIC पर यहाँ पे सेल कॉल निकल कर आ रही है, 780 तक फिसलने का डर है। और CDSL एक और टॉपिक सौमिल जी की तरफ से आ गई है। तो चलिए 4 टॉपिक आपको बता दिए हैं और अब चलते हैं अपने सहयोगी के पास और आपको बताएंगे कि स्टॉक्स न्यूज़ की लिस्ट क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहाँ पे सेटअप आज के लिए कमज़ोर दिख रहे हैं। जो 52 वीक्स हाई जो 200 DMA है उसके नीचे फिसले। JK सीमेंट से शुरुआत करते हैं, 200 DMA के नीचे है ये स्टॉक। क्या सौमिल जी क्या राय बना रहे हैं आप? 200 DMA को काफ़ी फॉलो करते हैं, क्या लग रहा है JK सीमेंट का सेटअप वीक लग रहा है? आज के सत्र में यहाँ और कमजोरी बढ़ सकती है क्या? ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत शार्प सेल ऑफ देखने मिले हैं ओवरऑल बहुत सारे स्टॉक्स में, तो इसे अवॉइड करके चलें। मुझे ऐसा लगता है कि आसपास ही कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं JK लक्ष्मी सीमेंट का, तो यहाँ पर 730 720 के आसपास बहुत क्रूशियल सपोर्ट्स है। अगर वो नीचे में टूटते हैं फिर वापस से एक बार रिविजिट करके ऑन द शॉर्ट साइड देख सकते हैं, लेकिन इस समय अवॉइड करके चले। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में ट्रेंड डाउन है, तो नीचे में मुझे लगता है कि ये 720 730 तक ये फिसल सकता है। अनंत राज इंडस्ट्रीज पिछले सत्र में हमने देखा था काफ़ी गिरावट आई थी, 3.25% के आसपास की गिरावट दिखी थी और 200 DMA के नीचे ये स्टॉक भी आ गया है। क्या ये और कमज़ोर हो सकता है क्या? प्रदीप जी आप बताइए, अनंत राज को लेकर आपकी राय क्या है? नीचे नहीं आएगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक 720 710 के आसपास का जिस तरीके से वहां से रेसिस्टेंस लगा के कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर आया है और अभी तो ऑलमोस्ट 551 के आसपास है। मुझे लगता है कि थोड़ा और नीचे आ सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम 515 510 सेल शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बने रहिए अगर आपके पास लॉन्ग टू मीडियम टर्म के व्यू है। और अगर थोड़ा नीचे आता है तो बाय ऑन डिप करने का सलाह रहेगा, लेकिन करेज ऑन से सेल मैं नहीं करूंगा क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड सिचुएशन में ही है। ठीक है, अनंत राज को लेकर ये भी हो गया। अच्छा, जो शेयर शुक्रवार को बहुत तेज रफ्तार से गिर रहे थे, जरा एक एक करके फटाफट उन पर व्यू ले लेते हैं। मणप्पुरम फाइनेंस, ये खबर आई कि RBI जो है, जो बेन कैपिटल की जो निवेश है उसमें कुछ दिक्कतें दिख रही हैं RBI को, और हमने देखा कि मणप्पुरम फाइनेंस का जो शेयर है करीब 5% टूट गया। मणप्पुरम फाइनेंस वैसे देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर ने नया रिकॉर्ड बनाया है, अब ये गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनी है, तो मे भी एक ट्रिगर तो वहां से बन के आ रहा है। राय क्या होगी आपकी प्रदीप इस पर, मणप्पुरम फाइनेंस को लेकर? हाँ, लास्ट सेशंस में हमने देखा था ये लोअर सर्किट लग गया था ऑलमोस्ट 3-4 मिनट के लिए। उसके बाद थोड़ा बहुत 278 के आसपास का एक डीप लगा के फिर से थोड़ा 285 के आसपास बंद हुआ। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, लास्ट दिन क्या हुआ, स्टॉक नीचे आया लेकिन मार्केट बंद होते होते इसका जो कॉल ऑप्शन है ना वहां पे ओपन इंटरेस्ट हाई हो गया था, तो कहीं ना कहीं कॉल का प्राइस ऊपर हो गया था, स्टॉक नीचे आ रहा था। सो मुझे लगता है कि 278 अगर आज बाई चांस ब्रेक होता है तो 255 तक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी खराब नहीं हुआ है, अभी भी पॉजिटिव ही है। अब जिस तरीके से शॉर्ट टर्म में एक बार हमने रैली देखा है, एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि हायर टाइम फ्रेम में करना चाहिए। लेकिन आज अगर 278 के नीचे क्लोजिंग आता है देन स्टॉक 255 250 तक आ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नीचे मैं नहीं देख रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो आपको बने रहना चाहिए, फिलहाल अभी तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मणप्पुरम फाइनेंस को लेकर ये भी होगा, लेकिन चलिए एक बार ये समझ लेते हैं कि आज खबरों के दम पर कौन से शेयरों में हम एक्शन देखेंगे। और वीकेंड का समय रहा है तो थोड़ी लिस्ट लंबी थी, तो निकालने में थोड़ा समय भी लगा होगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी मिताली जैन जुड़ गई हैं। मिताली, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कौन से हैं स्टॉक्स न्यूज?
जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं रिजल्ट्स के लिहाज से बात करूं तो यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने अपने Q3 के जो नतीजे हैं वो यहाँ पे जारी किए हैं और पैट की बात करें तो वहाँ पे करीबन 18% की साल दर साल ग्रोथ रजिस्टर होती हुई नज़र आई है। साथ ही रेवेन्यू जो है वहाँ पे भी 13% की ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर करी है। एबिटा की बात करें तो वहाँ पे 20% का इजाफा देखने को मिला है और एबिटा मार्जिन भी यहाँ पे कंपनी के इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं 8.1%, यानी कि 46 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पावर फाइनेंसिंग स्पेस से भी एक अपडेट है। इरडा ने अपने Q3 के नंबर्स जारी किए हैं। रेवेन्यू में यहाँ पे 26% का इजाफा देखने को मिला। पैट की बात करें तो वहाँ पे 37% की ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और एसेट क्वालिटी के फ्रंट से और ग्रोथ के लिहाज से दोनों ही फ्रंट पे आप नंबर्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं। रियल एस्टेट रिटेल प्ले की बात करें तो यहाँ पे कंपनीज ने अपने नवंबर क्वार्टर के जो अपडेट्स है वो जारी किए। फिनिक्स मिल्स ने Q3 बिजनेस अपडेट दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। रिटेल कंजम्पशन उन्होंने बताया है कि 20% का इजाफा वहाँ देखने को मिला है। रेजिडेंशियल सेल्स की जो ग्रोथ है वो है 140 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि पिछले साल आप इसी क्वार्टर में देखेंगे तो 58 करोड़ पे रजिस्टर होती हुई नज़र आई थी। कंपनी का कहना है कि डिमांड काफ़ी रेजिलियंट उन्हें नज़र आ रही है, जबकि कुछ एसेट्स रिवैम फेज में चल रहे हैं उसके बावजूद। तो ओवरऑल जो कॉमेंट्री है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक देखने को मिल रही है मीडियम टर्म के लिहाज से। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे नेगेटिव खबर है क्योंकि कंपनी के जो Q3 अपडेट्स है वो काफ़ी वीक देखने को मिल रहे हैं। एरिया सोल्ड वैल्यू की बात करें तो वहाँ पे करीबन 12% का डिक्लाइन देखने को मिला। साथ ही आप एरिया बुक्ड की बात करें तो वहाँ पे भी 18% की डीग्रोथ देखने को मिली है। सेल्स मोमेंटम भी मतलब जो स्लो डाउन है वो काफ़ी क्लियरली विजिबल नज़र आ रहा है। एक और रियल एस्टेट प्लेयर ने अपने नंबर्स जारी किए हैं, सिग्नेचर ग्लोबल। वहाँ पे भी नेगेटिव अपडेट आता हुआ नज़र आ रहा है। प्री सेल्स में करीबन 27% का डिक्लाइन नज़र आ रहा है। कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि मार्केट एनवायरनमेंट जो है वो सॉफ्टवेयर फ्रंट पे देखने को मिल रहा है और एफआई गाइडेंस भी जो उनकी पूरे फाइनेंशियल ईयर की गाइडेंस थी उनका कहना है कि वो मिस होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फिलहाल के लिए उनका जो फोकस है वो ईयर एंड सेल्स को मेंटेन करने पर रहने वाला है। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी स्पेस से एक बहुत बड़ी पॉजिटिव अपडेट आती हुई नज़र आ रही है। लेमन ट्री होटल्स ने बोर्ड का जो डीमर्जर प्लान है उसे मंजूरी दे दी है। कंपनी 2 वर्टिकल्स में आपको स्प्लिट होती हुई नजर आएगी। लेमन ट्री होटल्स बनेगा एसेट लाइट होटल मैनेजमेंट बिजनेस और फ्ल्यूअर होटल्स बनेगा होटल ओनरशिप आर्म। कंपनी में वॉरबर्ग पिनकस जो है फ्ल्यूअर में 41% का स्टेक एक्वायर करने वाली है और फ्ल्यूअर होटल सेपरेटली लिस्ट होती हुई आपको नजर आएगी। इसके साथ ही फार्मा स्पेस से बात करें तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के लिए एक नेगेटिव खबर है क्योंकि US FDA से उन्हें PAAL जो लेटर मिला है उनकी एक बायोलॉजिकल फैसिलिटी के लिए, ये एक प्रीवियस इंस्पेक्शन के बाद सामने आया है। कंपनी अपनी क्वेरीज को एड्रेस कर रही है। शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर दिख सकता है कंपनी के लिए। साथ ही इंश्योरेंस के जो डेटा है दिसंबर के वो आंकड़े सामने आए हैं। दिसंबर के मंथ में जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे नजर आई। इंडस्ट्री का जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम है वहाँ पे करीबन 40% की ग्रोथ रजिस्टर होती हुई नजर आ रही है। साथ ही ICICI प्रूडेंशियल लाइफ वहाँ पे हमने देखा 25% का इजाफा। HDFC लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ पे 15% की ग्रोथ। साथ ही SBI लाइफ इंश्योरेंस में करीबन 19% की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही LIC की बात करें तो 57% का जंप LIC में देखने को मिला है। काफ़ी सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ कुछ लॉक इन एक्सपायरीज भी है जो आपके सामने रखना चाहूँगी। आज वेकफिट इनोवेशंस की बात करें तो यहाँ पे 5% का लॉक इन एक्सपायरी आज खत्म हो रहा है। कोरोना रेमेडीज़ में 2%। ट्रैवल फूड सर्विसेज की बात करें तो 66% का लॉक इन आज एक्सपायर होने वाला है। रूबिकॉन रिसर्च में 4%। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो वहाँ पे है 20% का लॉक इन एक्सपायरी और साथ ही कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट में 4% का लॉक इन आज एक्सपायर होने वाला है। तो ये कुछ तमाम स्टॉक्स जो रखने चाहिए आज आपको अपने रडार पर। ठीक है मिताली, बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम शेयर होंगे, आप फोकस में रहेंगे, लेकिन आप ना स्पेशल फोकस रखिएगा पूरे अर्निंग सीजन में जो लगभग 40 दिन यहाँ से भी और चलेगी। उसमें नतीजों पर, नतीजे ही डिसाइड करेंगे, नतीजे ही फ्यूचर बाजार का डिसाइड करेंगे, नतीजे ये भी तय करेंगे कि एफआईज लौटेंगे या नहीं, नतीजे ही तय करेंगे कि बाजार का जो वैल्यूएशंस होते हैं वो कितने कंफर्टेबल आगे जाके होंगे। तो हमारा विशेष फोकस रहेगा। और चलिए नतीजों से शुरू कर लेते हैं।
डीमार्ट के नंबर आए हैं और डीमार्ट के जो नंबर जो प्राइमा फेसी जो दिख रहे हैं वो ठीक ठाक हैं। प्रॉफिट की बात करें 18% की ग्रोथ है। रेवेन्यू में हम देख रहे हैं कि 13% का उछाल है। एबिडा 20% बढ़ा है। मार्जिन भी थोड़ा सा इंप्रूव किया इन्होंने 7.6% से बढ़कर 8.1%। और एक मैनेजमेंट चेंज की भी खबर है। अब नए एमडी जो कंपनी के होंगे वो होंगे अंशुल असावा, जो कि इग्नेशियस नेविल नोरोना की जगह लेंगे। वो पहले रिटायर हो रहे हैं, मतलब पहले कंपनी वो छोड़ रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं। वो 31 जनवरी उनका लास्ट डे है। अंशुल असावा ने यह भी कहा कि स्टेपल्स में जो इन्फ्लेशन है उसके चलते थोड़ी सी हमने देखा कि रेवेन्यूज इंपैक्टेड हुए हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के, अदरवाइज और बेहतर नंबर निकल के आते। राय आपकी सोमिल जी, डीमार्ट काफी लंबे टाइम से हम अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं डीमार्ट की। कैसे आप देख रहे हैं नतीजे? प्राइमा फेसी तो ठीक लग रहे हैं, क्या करना चाहिए आज? सी डीमार्ट में बहुत समय से लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, लेकिन लास्ट 1-2 हफ्ते में थोड़ा सा स्पार्क इसमें देखने मिला है। आई वुड अवॉइड इट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन अगर ऊपर में 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, दैट इज 3882, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो मुझे लगता है कि ये बाउंस कंटिन्यू रहेगा ऊपर की तरफ। और ये ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, वहां तक जा सकता है, विच इज 4100। सो 4100 के टारगेट्स आप लेके चल सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट के लिए आप वेट करें। उसके पहले आप इसके अंदर एंट्री करने की कोशिश ना करें। मेरे लिए इस समय ट्रेंड अभी भी डाउन है जब तक ये 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये राय होगी। और हम देख लें कि एवेन्यू सुपरमार्ट 4,500 रुपए के भाव था सितंबर अक्टूबर में, वहां से लगातार एक स्लाइड हमने देखी है प्राइस में। अगला जो शेयर हमारे रडार पर है नतीजों के चलते ही, वो है इरेडा। ये रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग वाली कंपनी है। लिस्टिंग के अराउंड काफी ज्यादा बस था, काफी धमाकेदार कमाई कराई, लेकिन उसके बाद एक बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी ये शेयर बना। और अभी अगर आप देखेंगे 140 रुपए के नीचे के प्राइसेस हैं। देखिए लगातार इसमें प्रेशर आप देखेंगे और साल भर में 30% के आसपास की गिरावट आ गई है। नतीजे जो आए हैं, नतीजे ठीक लग रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि इनके एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आए हैं। नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए दोनों थोड़े से सुधरे हैं। प्रॉफिट की बात करें तो 37% का उछाल है। रेवेन्यू की बात करें 26% का उछाल है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ये फिगर हैं। हमारे साथ एक और दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, गौरांग शाह हमारे साथ हैं जियोजित इन्वेस्टमेंट से। गौरांग भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। सर, बड़ा निराश किया है इरेडा ने, मतलब जो पहले जो परफॉर्मेंस थी अब वो तो बिल्कुल ही मिसिंग है, गायब है सर वो। नतीजे आप कैसे देख रहे हैं और क्या होनी चाहिए शेयर में स्ट्रेटजी? धन्यवाद अभिषेक भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले ही दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे प्रातःकाल में, ये हमारी बुनियादी दर के आधार पर रिसर्च टीम, फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवतापूर्वक उनका निवेश हो सकता है। तो देखिए, पहले कवरेज थी हमारी अभिषेक भाई इरेडा पर, और लक्ष्यांक आने के पश्चात हमने हमारी कवरेज निकाल दी थी, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत चिंता हो रही थी जिस प्रकार से ऊर्जा उत्पादन, क्षमा चाहता हूं, नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता में बाधाएं आ रही हैं, और उसको लेकर के शायद इनके जो लोन बुक है उसमें थोड़ी बहुत सीमित बढ़त हो सकती है। नतीजे जो आए वो बेशक अनुमान से बहुत ही बेहतर आए। आय में करीबन 26% के ऊपर, 34% के ऊपर शुद्ध मुनाफे में, मार्जिन में अच्छा खासा रुझान था। लेकिन एक चिंता थी नतीजों में, वो है ग्रॉस और नेट एनपीए। दोनों में ही, ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों में ही आपने वृद्धि होती हुई दिखी है, जो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत चिंता का कारण हो सकता है। अब आगे जाते हुए नई ऊर्जा उत्पादन किस प्रकार से अनुमति मिलती है सरकार से और किस प्रकार से खड़ी होती है, और इरेडा की लोन बुक कैसे आगे बढ़ती हुई दिखना अनिवार्य होगा। मेरा मानना है कि अगर आपको ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में ध्यान देना है तो टाटा पावर, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर, काफी सारे विकल्प है। ऊर्जा वितरीकरण में पावर ग्रिड है। ऊर्जा उपकरण में केईसी इंटरनेशनल, सीमेंस, एबीबी जैसी कंपनियां हैं जहां पर निवेश किया जा सकता है। कवरेज फिलहाल इरेडा पर नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो पावर में अगर आप रहना चाहते हैं तो विकल्प ढेर सारे हैं दिग्गजों में। टाटा पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे नामों पर, टोरेंट पावर पर आप विचार कर सकते हैं।
इस बीच आप देखिए एक खबर आ रही है शक्ति पंप्स को लेकर कि इनको ऑर्डर मिला है KREDL से 654 करोड़ रुपए का। शक्ति पंप वैसे शेयर ये चला नहीं है, छोटे साइज की कंपनी, 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये ऑर्डर ठीक ठाक है। शुक्रवार को भी हमने देखा कि शेयर 3.5% गिर के ये बंद हुआ है। इस पर आगे हम व्यू लेंगे शक्ति पंप पर, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और लंबी लिस्ट है ऐसे शेयरों की जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आपको परफेक्ट व्यू देंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। अब चलते हैं अपने सहयोगी तृप्ति के पास और समझ लेते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या कह रही है। तृप्ति, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है ब्रोकरेज हाउसेस की आज रिपोर्ट? बिल्कुल विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग। और मोतीलाल ओसवाल ने इन्फोसिस पर अपनी बाय रेटिंग दी है। यहाँ पर जो लक्ष्य दिया है वो 2,150 रुपये का इन्होंने दिया है। इनका कहना है कि जो कॉग्निशन के साथ कंपनी ने पार्टनरशिप की है उससे AI सपोर्ट यहाँ पर आगे जाके मिलेगा। साथ ही पूरे IT पैक पर इनका कहना है कि AI नेटिव से भारतीय IT सर्विसेज में अब रेवेन्यू रिकवरी का ग्रोथ इंजन होगा अगला। यहाँ पर इनका कहना है कि मौजूदा वैल्यूएशंस पर अपसाइड रिस्क थोड़ा ज़्यादा बना हुआ है, जिसके चलते बाय रेटिंग और 2,150 का लक्ष्य इन्होंने दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर भी अपनी राय दी है। यहाँ पर बाई की रेटिंग दी है। लक्ष्य देखिए 4,300 रुपये से बढ़ाकर 4,600 रुपये का दिया है, क्योंकि अच्छे और मजबूत नतीजे कंपनी ने पेश किए। इनका कहना है Q3 में मुनाफा काफ़ी मजबूत कंपनी का यहाँ पर आया है। स्टोर एडिशन की रफ्तार से यहाँ पर तेज़ी अभी भी सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनी हुई है। FY26 में 60 नए स्टोर जोड़ने का अनुमान बरकरार रखा है। साथ ही FY26 से 28 के एबिडा और मुनाफे अनुमान को 3 से 5% तक इन्होंने बढ़ा दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने वोडा आइडिया पर भी अपनी राय दी है। न्यूट्रल की रेटिंग दी है। लक्ष्य 11 रुपये का दिया है। AGR राहत पॉजिटिव है, लेकिन चिंता है अभी भी यहाँ पर बरकरार है कंपनी के लिए। दूसरी कंपनियों के मजबूत प्रदर्शन से मार्केट शेयर अब वापस लेना या बरकरार रखना थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण यहाँ पर रहेगा। बेहतर सब्सक्राइबर रिटेंशन के चलते FY27 से 28 के लिए एबिडा अनुमान इन्होंने 2 से 4% तक बढ़ा दिया है। साथ ही AGR राहत इंडस टावर्स के लिए यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन मौजूदा कीमत पर वैल्यू रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर आकर्षक नहीं है, जिसके चलते न्यूट्रल की रेटिंग इंडस टावर्स पर भी दी है और 400 रुपये का लक्ष्य दिया है। सिटी ने वोडा आइडिया पर अपनी राय दी है। देखिए यहाँ पर बाय रेटिंग दी है और लक्ष्य 15 रुपये का यहाँ पर दिया है हाई रिस्क के साथ, क्योंकि सरकार से AGR राहत यहाँ पर मिली है, जिसमें 10 साल का प्रभावी मॉरिटोरियम भी शामिल है। सिटी ने NMDC पर अपनी सेल की रेटिंग दी है। लक्ष्य देखिए 66 रुपये का दिया है। करीब 19% का डाउन साइड है लक्ष्य पर। कीमतें अब एक्सपोर्ट पैरिटी के बराबर आ चुकी है। साथ ही पिछले साल कीमतें लगभग 20% के प्रीमियम पर थी। नियर टर्म में घरेलू कीमतें सीमित दायरे में रहने का अनुमान जता रहे। साथ ही कंपनी का फोकस अब वॉल्यूम ग्रोथ पर आगे के लिए रहेगा। सिटी ने ऑटो और ऑटो पार्ट्स पर भी अपनी राय रखी है। फेस्टिव सीजन और GST कट से वॉल्यूम अच्छी मजबूत रही है यहाँ पर। साथ ही Q3 में नतीजे अच्छे मजबूत रहने की संभावना ये जता रहे हैं। आगे के लिए डिमांड स्थिरता पर खास नज़र बनी रहेगी। साथ ही ऊंचे ऑपरेटिंग लिवरेज से मार्जिन से सपोर्ट की उम्मीद जता रहे हैं। कमोडिटी कीमतें, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग खर्च बढ़ने से लागत पर थोड़ा सा नियर टर्म में प्रेशर देख रहे हैं। जो इनके पसंदीदा पिक्स है उसमें मारुति सुजुकी, M&M और Hyundai मोटर इंडिया है। जी ओके, शुक्रिया तृप्ति ये पूरी लिस्ट कराने के लिए कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपीट किन किन स्टॉक्स को लेकर किस तरह की रिपोर्ट आ रही है। इस बीच एक खबर भी आ रही है बायोकॉन को लेकर। अब नीचे देख सकते हैं दवा की एक कंपनी की दवा है एवर ओलिमस। ये कैंसर की दवा है। इसको US FDA से मंजूरी मिल गई है और ये दवा की अर्जी दी गई थी US FDA के पास और वहाँ पर ये मंजूरी मिल गई। तो बायोकॉन के लिहाज से ये पॉजिटिव खबर है। बायोकॉन को लेकर गौरांग सर आपकी फंडामेंटल राय क्या है? तो विश्वनाथ मोहन जी, देखिए ये जब पूरी महामारी और वो जो चाइना से वुहान वायरस नामक एक भेंट पूरे विश्व भर को मिली थी और उसके पश्चात जिस प्रकार से पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऊपर की तरफ के दायरे देखे थे, तब बायोकॉन और लुपिन ये दोनों शेयर थे जो नकारात्मक परिस्थिति में कामकाज कर रहे थे। लेकिन अब पिछले कुछ तिमाहियों में और एक साल में R&D में खोज करते हुए नए प्रोडक्ट की लॉन्च की बात और काफी अच्छा नया लॉन्च पाइपलाइन है इनके पास। खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर। पूरी ताकत लगा कर तो नहीं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है ये 400 के पास जाता है, फिर उसकी जो जीवन रेखा है वो छोटी हो जाती है। तो इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। तो गिरावट पर खरीदे लंबी अवधि के लिए, ये राय यहाँ पर निकल कर आ रही है। एक स्टॉक है
फिनिक्स मिल्स का Q3 में रिटेल कंजम्पशन में 20% की ग्रोथ दिखी है। Q3 में जो रिटेल कंजम्पशन के जो नंबर हैं 4,787 करोड़ रुपए का आया है। ग्रॉस रेजिडेंशियल सेल्स 140% बढ़कर 140 करोड़ हो गया है। फिनिक्स मिल्स को लेकर प्रदीप जी आपकी राय क्या है? हाई जिस तरीके का चार्ट है मुझे लगता है कि अभी तो बने रहना चाहिए, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है, लेकिन एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 2025 के आसपास, मतलब करंट जोन से भी अभी बहुत ही ऊपर है। तो फिलहाल होल्ड करने का ही सलाह रहेगा, बने रहिए। और फ्रेश बाई करने का सलाह तो अभी नहीं रहेगा, क्योंकि करंट जोन से 100 पॉइंट का ही मैं एक आप मूवमेंट देख पा रहा हूँ। उसके बाद रेजिस्टेंस से तो बेटर होगा एक बार 2000 के ऊपर क्रॉस एक क्लोजिंग मिले वीकली बेसिस पे, उसके बाद ही यहाँ पे अगर आप बाई करते हो तो बेनिफिट हो सकता है। और एक छोटा सा करेक्शन सर, आई थिंक गलती से मैंने नैल्को का टारगेट ना 957 बता दिया था, वो 357 होगा। एंड 330 का टारगेट जो मैंने अभी नैल्को का कॉल दिया था, 357 रहेगा फर्स्ट टारगेट और 370 रहेगा सेकंड टारगेट। वो मैंने गलती से 970 बता दिया था। ठीक है, ये राय होगी प्रदीप जी की तरफ से। एक और कंपनी के बारे में व्यू जानना चाहेंगे, लेमन ट्री, क्योंकि लेमन ट्री के बोर्ड ने एक बड़े रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी दी है और बहुत सही काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। दो फोकस्ड हाई ग्रोथ प्लेटफॉर्म में कारोबार को डिवाइड कर रहे हैं। लेमन ट्री जो अभी एग्जिस्टिंग ब्रांड है, इसमें एसेट लाइट मॉडल पर काम करेगी कंपनी, और जो फ्ल्यूअर होटल्स है ये प्रमुख होटल कंपनी बनेगी और इसमें 41% स्टेक भी ले रही है वार्बर पिंकस, और इसमें जो लेमन ट्री की जो हिस्सेदारी है वो है 58% के आसपास की। तो इसमें एक बड़ा निवेशक भी आ रहा है। लेमन ट्री हालांकि छोटे साइज की कंपनी है, 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है और शेयर वैसे ज्यादा चला नहीं है, बट ये कि हाँ थोड़े सस्टेनेबिलिटी हमने देखी है शेयर में। गुरांग भाई, व्यू आपसे ही जानना चाहेंगे लेमन ट्री को लेकर। लेमन ट्री कैसी लगती है आपको कंपनी है? देखिए, कंपनी तो मेरे ख्याल से पिछले 3 साल में अभिषेक भाई इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, अधिग्रहण को लेकर के, कामकाज को लेकर के और खास नतीजों को लेकर के। और इस वर्ष ही नहीं, आपने पिछले वर्ष भी अगर काफी सारी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी कि होटल से जुड़ी हुई जो कंपनियों के मैनेजमेंट है, इन्होंने जो नतीजों के पश्चात टिप्पणी करी है वो भी काफी सक्षम है। कारोबार की जो रणनीति है वो काफी मजबूत है और विस्तार योजनाएं और भी आगे बढ़ाएंगे। क्षेत्र पसंद आता है। इस क्षेत्र में से एक कंपनी है इंडियन होटल्स, जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। लेकिन ये कहना अनिवार्य होगा कि इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो मजबूत कंपनियां, ये सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, कोई राय नहीं दे रहा, जैसे कि इंडियन होटल्स है, लेमन ट्री होटल्स है, शाले होटल्स है, ताज जीवीके है, EIH है, ये सब सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं और इन सभी ने विस्तार योजनाएं सामने रखी। और जब जब ये विस्तार योजनाएं वास्तविकता में परिवर्तन होती हुई नजर आएगी, जमीनी स्तर पर जब कामकाज शुरू होगा, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैलेंस शीट पर आय और शुद्ध मुनाफे में आपको बदलाव आता हुआ दिखेगा। तो पसंद आता है क्षेत्र, इंडियन होटल्स पर खरीदारी की राय है, लेकिन लेमन ट्री भी एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। ठीक है, लेमन ट्री भी पसंद है, लेकिन जो बाय रेटिंग है वो है इंडियन होटल्स पर। हालांकि इंडियन होटल भी ऊपरी स्रोत से देखा है कि काफ़ी ज़्यादा ये शेयर गिरा है। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं। सिटी की 2 रिपोर्ट आई है और दोनों मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट है वोडाफोन आइडिया पर, बाय की रेटिंग है, 15 रुपये के टारगेट दे रहे हैं, और दूसरी जो रिपोर्ट है NMDC पर, उन पर सेल की रेटिंग है और इसमें 66 के टारगेट दे रहे हैं NMDC के लिए। NMDC की पहले बाद में बातचीत करेंगे जरा वोडाफोन आइडिया, क्योंकि तमाम लोग जानना चाहते हैं कि कंपनी का आगे होगा क्या। और हमने देखा कि DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से भी AGR को लेकर राहत मिली है, मतलब मॉरेटोरियम इनको मिला है, थोड़ा समय ज़्यादा मिल गया है जो बकाये थे उसको चुकाने के लिए। 15 रुपये के टारगेट वोडाफोन आइडिया के। सोमिल जी, क्या राय होगी आपकी वोडाफोन आइडिया को लेकर? ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है इस समय। नीचे में लास्ट वीक हमने देखा 1020 तक नीचे फिसला था, ऊपर में हाई बनाया था 1275। दैट इज अ वेरी वेरी ब्रॉड रेंज इन अ वीक्स टाइम। एक वीक के अंदर इतना बड़ा रेंज है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर बने रहना चाहिए। कुछ एक अगर किसी की पोजीशन है तो 970 पे एक स्टॉप लॉस लगा के आप खड़े रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी की सलाह मैं डेफिनेटली नहीं दूंगा इतने ज्यादा वॉलेटिलिटी में। अब
हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, और ओवरऑल अगर आप देखिए वीकली मंथली चार्ट्स पर, दैट इज अ वेरी गुड साइन इन द मीडियम टर्म आउटलुक। लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। 970 के आसपास का एक आप स्टॉप लॉस लगा के ओपन रख सकते हैं पोजीशन, लेकिन फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है वोडाफोन आइडिया में। एनएमडीसी की बात करते हैं। हमने देखा वैसे तो एक रेंज में ही शेयर रहता है, सरकारी कंपनी है माइनिंग की, और 86 रुपीज़ के आसपास तक ये गया और वहाँ से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। प्रदीप जी, आपका व्यू, क्योंकि सिटी का ये कहना है कि जो प्राइसिंग जो प्रीमियम था एक्सपोर्ट के अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं डिप्लीट होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ पर कंपनी फोकस कर रही है। आपकी राय क्या है, क्योंकि डाउनग्रेड भी किया, जो लक्ष्य दिया 66 का, यानी कि यहां से लगभग 18-20% के नीचे के टारगेट हैं। राय आपकी, चार्ट क्या आपको वीक होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए 76 पे मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है। 76 ब्रेक होने के बाद ये स्टॉक पर्टिकुलरली 66 65 तक रिविजिट हो सकता है। तो क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से हमने रिसेंटली देखा 84 85 जहां पे आना था ऑलमोस्ट आ चुका है। सो 76 75 अगर बाई चांस ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक पर्टिकुलर 66 इनफैक्ट 62 तक भी एक बार आ सकता है। 62? अच्छा, अच्छी खासी फिर तो गिरावट मतलब आने के आसार हैं एनएमडीसी में। थोड़ा सतर्क रहिएगा, जिसके अगर आपके पास होल्डिंग है, अगर निवेश के नजरिए से है, तो जो आपको लक्ष्य वगैरह स्टॉप लॉस वगैरह बताए हैं उसका आप ख्याल रखिएगा। चलिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। अभी भी ढेर सारी शेयरों की लिस्ट हमारे पास है, उसकी आगे हम चर्चा करेंगे, कई सारे रिपोर्ट्स भी हैं। लेकिन ब्रेक के बाद हम फिर से मार्केट लाइव की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। चलिए, तो हम मार्केट लाइव की शुरुआत कर चुके हैं और हमारे सहयोगी अभिषेक भी नोएडा से बने हुए हैं, हमारे तीनों मेहमान भी बने हुए हैं। मार्केट लाइव की शुरुआत करते हैं ट्रेंड के साथ। ट्रेंड के लिए जो 2025 था काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन 2026 को लेकर कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। अब मैक्वारी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, 4900 का टारगेट दिया है, और उन्हें लग रहा है कि जो सेकेंड हाफ होगा कैलेंडर ईयर का 2026 का, वो यहाँ पर बेहतर रहने की उम्मीद है ट्रेंड को लेकर। और कहा जा रहा है सरकार जिस तरह से लगातार कंजम्पशन को पुश कर रही है, टेक्नोलॉजी पर जितना फोकस ट्रेंड ने बढ़ाया है, और जो प्रस्तावित उनके जो चेंजेज है जूडियो को लेकर, जो उनके प्लान है, इस सब का फायदा ट्रेंड को आगे मिलेगा। तो एक लंबी अवधि की कहानी क्या अच्छी बन रही है, ये गौरांग सर से एक बार समझ लेते हैं। गौरांग सर, ट्रेंड को लेकर आपकी राय, फंडामेंटल व्यू क्या है? तो देखिए विश्व मोहन जी, कारोबारी अपडेट को लेकर के पिछले 2-3 तिमाहियों में दबाव बिल्कुल था, और उस दबाव और उस टिप्पणियों को मद्देनजर रखते हुए शेयर में भी हमने काफी तीव्र गिरावट देखी। हालांकि ये भी कहना अनिवार्य होगा कि पिछले कुछ सालों में, 1.5-2 सालों में, ये एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। कभी अपने कारोबार की खबरों को लेकर के, तो कभी टाटा समूह की कंपनियों को खबरों को लेकर के। खरीदारी की राय है, हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा, ये छोटी मध्यम अवधि की समय सीमा के लिए निवेश लायक रणनीति नहीं है। ये लंबी अवधि के लिए निवेश लायक, क्योंकि जो भी स्टोर ये लोग वेस्ट साइड के खोल रहे हैं या फिर जूडियो को खोल रहे हैं, चाहे वो बड़े शहर में हो, मझौले शहर में, छोटो शहर में, टायर 2 टायर 3 सिटीज में हो, ये योगदान आने के लिए समय लगेगा। तो आप कम से कम 1.5-2 साल का अगर आपका नजरिया है, तो ट्रेंड में हमारी खरीदारी की राह है। जैसे मैंने पहले कहा, उतावलापन करके पूरी पूंजी एक समय पर मत लगाइए, शुरुआत कीजिए स्तर से और गिरावट पर जोड़ते जाए। स्टैगर्ड मैनर में खरीदे, और वैसे भी ये साल काफ़ी कंसर्निंग रहने वाला। सतर्क रहिए, धीरे धीरे खरीदारी करें, और यहाँ पर लंबी अवधि का नजरिया बुलिश गौरांग सर की तरफ से है। चलिए, एक अब कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। इंडियन बैंक बुलिश ब्रेकआउट दिखा था पिछले सत्र में, और जो वॉल्यूम थे वो भी, उससे भी सपोर्ट मिल रहा था। इंडियन बैंक को लेकर स्वामी जी क्या राय है? क्या कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है चार्ट पर? आज क्या करना चाहिए यहाँ पर? इंडियन बैंक में अगर आप लास्ट एक हफ्ते का
लास्ट एक हफ्ते का चार्ट देखें तो ऊपर में एक रेजिस्टेंस लिया था 873 के आसपास। अब वहां से थोड़ा सा नीचे फिसला है, अभी भी ये 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। फ्राइडे के सेशन में जो हाई बनाया था 856 का, वहां से फिसल के नीचे की तरफ 830 के आसपास क्लोजिंग मिला है। दैट मीन्स ऊपर की तरफ थोड़ा सा रिजेक्शन मिल रहा है। इन द वेरी वेरी शॉर्ट टर्म अवॉइड करके चलें। नीचे में मुझे लगता है कि 808 के आसपास का एक सपोर्ट है, वहां पर अगर सपोर्ट लेता है तो एक बार रिविजिट करके ऑन द पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करें। लेकिन अगर 808 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो मुझे लगता है ये और फिसलेगा टिल 765 जो प्रीवियस स्विंग लो है। तो इस समय इन द शॉर्ट टर्म थोड़ा सा ऊपर की तरफ से रिजेक्शन आ रहा है तो अवॉइड करके चलें। लेकिन ऊपर में अगर ब्रेकआउट मिले तब जाके इसको रिविजिट करके ले सकते हैं, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म अवॉइड करके चलें। करें ऊपर में अगर रेजिस्टेंस को अगर पार करता है उसके बाद यहां पर खरीदारी का मन बनाएं, ये सौमिल जी की राय है। एक स्टॉक है आस्क ऑटोमोटिव का, यहां पर जो पिछले रेजिस्टेंस थे उसको ये सरपास करते हुए दिखा था पिछले सत्र में, और क्या ये ट्रेंड में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं? क्या कुछ रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं? प्रदीप जी, आपकी राय आस्क ऑटोमोटिव को लेकर? विश्व मोहन जी, चार्ट में कंटिन्यूअसली एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 445 450 के रेंज पे, एंड 450 को ब्रेक नहीं कर रहा है, और हायर टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट 495 से 500 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे खरीदना चाहिए, ऑलमोस्ट 455 450 के रेंज पे आता है, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट अच्छा हो जाएगा। उस केस में आपको स्टॉप लॉस 430 के आसपास मेंटेन करना चाहिए, और अगेन आपका टारगेट हो जाएगा 475 एंड अगेन 495 एंड 500 के आसपास। क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में ये ट्रेडिंग हो रहा है लगातार कंसोलिडेशन रेंज पे ही है, तो जब तक ब्रेकआउट या तो इसके नीचे थोड़ा बहुत नीचे नहीं मिल जाता ना, कुछ नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बार तो अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए। अगर 450 तक कभी भी आता है आज कल परसों में, तो देन यू शुड बाई, आपको बाई करना चाहिए। उस केस में अगेन आपको 495 एंड अबव टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। तो आस्क ऑटोमोटिव को लेकर ये राय प्रदीप जी की तरफ से। लेकिन इस बीच चांदी देखिए, जबरदस्त शुरुआत हुई है, 10,000 रुपए से ज्यादा की तेजी, खुलते ही नया हाई लग गया है। 2,62,000 रुपए चांदी के दाम पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमेक्स पर चांदी $84 के ऊपर पहुंच चुकी है, और अब घरेलू बाजार में भी आज फिर से खुलते ही नया हाई लगा है। जिस तरह के जियोपॉलिटिकल कंसर्न है उसका फायदा यहाँ पर मिल ही रहा है, और साथ साथ जो यूएस के जॉब रिपोर्ट आए थे वो भी कमजोर थे, उससे भी लग रहा है कि ब्याज दरें आगे और कम हो सकती। तो सारा फायदा, हालांकि पूरी तरह से यहाँ पर सेफ हेवन बाइंग हो रही है। गोल्ड और सिल्वर और मेटल्स पर फोकस बढ़ा है। जिस तरह के प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी चल रही है मेजर इकोनॉमी में, उसका फायदा यहाँ पर मेटल्स को लगातार मिल रहा है। गौरांग सर, क्या राय मेटल रिलेटेड कुछ स्टॉक्स आपको पसंद आ रहा है? हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर क्या एक्शन बने रहने की उम्मीद है क्या? देखिए, पहले तो ये जो सोने चांदी की चाल है, मेरे ख्याल से आपने विश्व मोहन जी पिछली बारी जब ये 2,40,000 के आसपास था और चांदी में और सोने में गिरावट आई थी, मुनाफा वसूली आई थी, तो मेरे ख्याल से आपने प्रश्न पूछा था हमसे कि क्या लगता है सोने चांदी का भविष्य। हमने टिप्पणी करी थी कि देखिए, जिस प्रकार से हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे सोने चांदी में, पूर्ण परिस्थिति सामान्य लगती है अगर छोटी मध्यम अवधि में मुनाफा वसूली आए। लेकिन हमने तब भी यही कहा था विश्व मोहन जी कि किसी भी प्रकार की गिरावट पिछले हमने देखी थी, तब अगर आने वाले भविष्य में देखेंगे तब, तो वो गिरावट जो है या मुनाफा वसूली जो है सोने चांदी में, वो खरीदारी की ही राय होगी। और हमने यहां तक कहा है हमारे चैनल 18 और स्वदेश पर कि अगर आपके पास उदाहरण करके 100 रुपए निवेश करने के लिए है, तो वो 100 रुपए का 15वां या 20 हिस्सा, यानी कि 15 या 20% आप सोने चांदी में, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या फिर फिजिकल, जो भी आपको पसंद आता है, निवेश कीजिए, जिससे डाइवर्सिफिकेशन होगा और जोखिम कम होगा। आज भी मैं वही कहूंगा जो हमने पिछली बारी बात करी थी विश्व मोहन जी, कि अगर आज या फिर भविष्य में गिरावट आती है तो छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं सक्षम ही नहीं हूं टिप्पणी करने के लिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए दोनों में खरीदारी का मौका होगा। क्योंकि यहां से मात्र सिर्फ इस साल में नहीं, लेकिन आगे आने वाले जो साल है वहां पर भी हमें लग रहा है कि जो प्रेशियस मेटल है उनके दाम ऊपर की तरफ जाने की पूरी संभावना है। अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर, धातु क्षेत्र के ऊपर। तो धातु क्षेत्र में आपने जो 2 नाम लिए, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, वहां पर तो मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा है हमारी कवरेज है कि नहीं, और मेरे पास मेरा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो फिलहाल काम नहीं कर रहा है, तो मैं थोड़ा प्रतिबद्ध हूं इन दोनों पर टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं है कि वहां पर कवरेज है। लेकिन
धातु क्षेत्र में फेरस नॉन फेरस दोनों के तरफ खरीदारी की राय है। टाटा स्टील, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, एनएमडीसी और नाल्को, ये कुछ विकल्प है जहां पर लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ काउंटर्स हैं मेटल पैक से जो कि आज जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए लंबी अवधि के लिए। गौरांग सर ने आपके लिए आपके साथ लिस्ट भी साझा की। पर चलिए कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं खबरों के दम पे। देखिए आज ढेर सारे इंश्योरेंस काउंटर्स फोकस में रहेंगे, खासतौर से लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स, जहाँ पर जो है दिसंबर महीने के डेटा आए हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। बट आज एक कोटक सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट भी आई है, खासतौर से पीबी फिनटेक उसको लेकर फोकस में है। और उनका कहना यही है कि चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए या फिर जनरल इंश्योरेंस, जिस तरीके के स्ट्रॉन्ग आंकड़े वो दिखा रहे हैं उसका फ़ायदा जो है पीबी फिनटेक को होगा। अगर तीसरी तिमाही की बात करें तो यहाँ पर इनके जो डिजिटल न्यू बिजनेस ग्रोथ है वो 35% आती हुई दिखेगी, जो कि अन्य कुछ क्वार्टर्स से जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। बट जी हाँ, नियर टर्म में इनके मार्जिन्स पर प्रेशर ज़रूर रह सकता है आईटीसी लॉस शेयरिंग के चलते। बट सौमिल, ये काउंटर की जमकर पिटाई हुई है पीबी फिनटेक। हाल फिलहाल की खबरों के चलते ही हमने देखा कि गिरावट हावी थी। बट क्या लग रहा है इन स्तरों पे, आपको लगता है कि थोड़ा रिकवर होना चाहिए पीबी फिनटेक? पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार में कॉन्स्टेंटली लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, गिरावट है, शार्प सेल ऑफ्स है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे भी चल रहा है एंड दैट इज एट 1767। तो ये बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल नीचे की तरफ है, ट्रेंड डाउन है, दैट इज फॉर श्योर इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म। अब जो नीचे के लेवल दूसरे हैं वो 1630 का लेवल है और दूसरा लेवल नीचे में 1560। तो ये दो लेवल्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा नीचे की तरफ आने के, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इसमें होगा। ट्रेंड डाउन है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें। ऊपर में जो रेजिस्टेंस मैंने बताया 200 डेली मूविंग एवरेज का, विच इज 1767, इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ये स्टॉक जाएगा। चलिए, यहाँ पर ध्यान में रखना है पीबी फिनटेक, देखते हैं किस तरीके का आज इस पे एक्शन रहता है। बट इसी के साथ साथ जो है आप देखिए कुछ और काउंटर्स में से एनटीपीसी, यहाँ पर भी आज फोकस रहेगा क्योंकि कंपनी ने 1350 मेगावाट का सिनार थर्मल प्रोजेक्ट जो है एनसीएलटी प्लान के अंतर्गत 3800 करोड़ में लिया है और अब जो है इनकी पूरी इंस्टॉल कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो एक बार एनटीपीसी पर भी फोकस ज़रूर रखेंगे। पर चलिए, अब 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जानने का आज के नवरत्न काउंटर्स। सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी रविंदर के पास जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार है। रविंदर, बताइए कौन से हैं आज के नवरत्न काउंटर्स? जी बिल्कुल सृष्टि, तो यहाँ पे आज काफ़ी सारे स्टॉक फोकस में रह सकते हैं। कुछ अपने Q3 बिजनेस अपडेट के चलते और कुछ Q3 FY26 अर्निंग्स और कुछ ब्रोकरेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करते हैं आज उसमें काफ़ी फोकस एवेन्यू सुपरमार्ट्स में काफ़ी फोकस में रह सकता है अपने Q3 FY26 नंबर्स के चलते, जहाँ पर इस क्वार्टर में कंपनी का जो पैट है उसमें 18% से ज़्यादा की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और एबिटा में भी जो अच्छा खासा 20% का यहाँ पे उछाल देखने को मिला ईयरली बेसिस पर। और 9 मंथ ऑफ FY26 में डीमार्ट ने जो है 27 नए स्टोर जो एडिशन किए हैं। सो अच्छे सेट ऑफ नंबर के चलते ये स्टॉक फोकस में रह सकता है। और प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है 2% से ज़्यादा की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। इरेडा की बात करें तो यहाँ पे इरेडा का भी जो नंबर आए हैं Q3 FY26 में काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। यहाँ पर इरेडा का जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में उसमें 26% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस से। वहीं अगर बात करें पैट की तो पैट में भी जो अच्छा खासा अप्रॉक्सीमेटली 38% की यहाँ पे अपटिक देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तेजस नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर तेजस नेटवर्क भी फोकस में रह सकता है खराब नतीजों के चलते। यहाँ पर इस क्वार्टर में जो तेजस नेटवर्क ने लॉस रिपोर्ट किया है 197 करोड़ का एज कंपेयर टू प्रॉफिट ऑफ 166 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू में भी जो है जहाँ पे 88% की यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और कंपनी ने जो है एबिटा लॉस रिपोर्ट किया है 133 करोड़ का। तो यहाँ पर खराब नतीजों के चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। और प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है 6.5% की यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रही है। चौथा जो स्टॉक्स है फिनिक्स मिल, जहाँ पर ड्यूरिंग द वीकेंड फिनिक्स मिल ने अपने Q3 FY26 के बिजनेस अपडेट अनाउंस किए थे। और इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिटेल पोर्टफोलियो है उसका जो कंजप्शन है उसमें यहाँ पे 20% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 4787 करोड़ पर। और जो ग्रॉस रेसिडेंशियल सेल है उसमें भी अच्छा खासा यहाँ पे अपटिक देखने को मिला है। सिग्नेचर ग्लोबल की बात करें तो यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल ने भी अपने Q3 के बिजनेस अपडेट अनाउंस किए थे और यहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल के जो बिजनेस अपडेट आए हैं इस क्वार्टर में वो खराब आए हैं। यहाँ पर
जो प्री सेल्स है उसमें 27% के यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और कंपनी ने कहा है कि उन्होंने जो प्री सेल्स का जो FY26 का गाइडेंस दिया था 12,700 करोड़ का, वो उसको मीट नहीं कर पाएगी, जिसके चलते इसमें भी जो है काफ़ी यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है आज के सेशन में। ICICI प्रूडेंशियल की बात करें तो यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल के Q3 में जो रिटेल वेटेज रिसीव प्रीमियम है वो उसमें 9.5% की यहाँ पे अपटिक देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। वहीं जो APE है उसमें 3.5% से आसपास की यहाँ पे अपटिक देखने को मिली है। लेमन ट्री भी आज दिन भर काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर जो बोर्ड ने मेजर डीमर्जर और स्ट्रक्चरल रिकॉग्नाइजेशन प्लान अप्रूव किया है। ग्रुप जो है 2 फोकस हाई ग्रोथ प्लेटफॉर्म में स्प्लिट किया जाएगा और लेमन ट्री होटल एसेट लाइट मॉडल पर ट्रांजिशन करेगी और फ्लीर होटल जो है डेडिकेटेड होटल ओनरशिप एंटिटी होगी। यहाँ पर वॉरबर्ग पिंकस APG से फ्लीर में 41.09% का स्टेक एक्वायर करेगा, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। वेप्सोल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने वेप्सोल के प्रपोजल को अप्रूव दिया है। यहाँ पर MPSEZ में जो है कंपनी 4 गीगावाट का सोलर सेल और मॉड्यूल एक्सपेंशन प्लांट लगाएगी। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर वायर्स एंड केबल सेक्टर भी काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर JP मॉर्गन ने KEI और पॉलीकैप दोनों स्टॉक्स पर इनिशिएट किया कवरेज और दोनों पे उन्होंने जो है ओवरवेट रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है, जहाँ पर उन्होंने KEI पे 5,250 का और पॉलीकैप पे जो है 8,900 का टारगेट प्राइस रखा है। सो इसके चलते इन दोनों स्टॉक्स में भी जो है आज काफ़ी एक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया रविंदर, पूरी लिस्ट के लिए। कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं मार्केट खुलने में। इस बीच हमारे साथ शिवांगी सारदा भी जुड़ चुके हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। मार्केट खुले इससे पहले क्विकली आप अपनी पिक्स आज की शेयर कर दीजिए। जी बिल्कुल सृष्टि, हम देख रहे हैं कि बाजार में प्रॉफिट टेकिंग ने टेक ओवर किया था और हम इस हफ्ते 750 पॉइंट्स से ज़्यादा लूज किए हैं। बट ओवरऑल ऐसे में भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ बरकरार है। सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा ऑटो स्पेस में से अशोक लेलैंड, जो काफ़ी रेजिलेंट रहा है ऐसे बाजार में भी और कंसिस्टेंटली यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रही है और एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को भी मेंटेन करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमने देखा है कि लगातार पिछले 9 महीनों से हायर टॉप्स बने हैं, यानी कि एक काफ़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रही है स्टॉक में। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है नेक्स्ट 196 के टारगेट्स के लिए और 186 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। ठीक है, अशोक लेलैंड को लेकर बुलिश है शिवांगी और 186 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एक स्ट्रॉन्ग काउंटर, सेल्स के अच्छे फिगर आए थे दिसंबर में, 27% इनकी बिक्री बढ़ी थी और अगर आप देखेंगे तो पिछला 3 महीना तो बहुत अच्छा गुजरा है अशोक लेलैंड के लिए। 1% की तेजी हमने शुक्रवार आज हम देख रहे हैं कि प्री ओपन में दिखाई देगी आपको। 196 के टारगेट होंगे, 186 का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। इसमें 1 मिनट के आसपास का समय रह गया है शो की शुरुआत होने में। एक राय जरा फटाफट BSE के शेयर पर ले लेते हैं, क्योंकि NSE के IPO को लेकर फिर से हलचल तेज हो गई है, बातचीत शुरू हो गई है। सेबी चेयरमैन तो इनका कांति पांडे ने कहा है कि एडवांस स्टेज में है NOC देने के लिए। BSE 27 रुपए का भाव, 1% की तेजी। राय आपकी इस पर प्रदीप क्या होगी? अभिषेक सर, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए 2700 के आसपास। अगर किसी के पास पोजीशन है, बेचना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत अगर 4-5 महीने का व्यू है तो डेफिनेटली आप इसमें होल्ड करके जाइए। 2950 एंड 3000 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन फ्रेश बाय करंट जोन से नहीं करना है ज्यादा। फ्रेश बाय में कंफर्टेबल रहूंगा 2600 एंड 2580 इस लेवल पे। जी ठीक है, परफेक्ट। BSE को लेकर ये भी फ्रेश बाइंग करने की सलाह नहीं है। चलिए ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे। बाजार बस खुलने की तैयारी कर रहा है और सपाट शुरुआती होने के संकेत हैं निफ्टी से, निफ्टी बैंक से। घंटी बज गई है, शुरुआत हुई निफ्टी की हरे निशान लाल निशान में जूझता हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि अभी शुरुआती उथल पुथल है। निफ्टी वैसे लाल निशान में है और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट अब हो गई है उसमें भी तो आपको सेंसेक्स, निफ्टी बैंक खुलने के 30 सेकंड के अंदर तीनों के तीनों इंडेक्स आपको लाल निशान में नजर आएंगे। हालांकि जो गिरावट है वो काफी ज्यादा सीमित आपको नजर आएगी। हालांकि अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो वो भी वीक है, क्योंकि 850 शेयर ऊपर खुले हैं और 1250 शेयर नीचे खुले हैं। तो 1.5 गुना शेयर बाजार में आज कमजोर है। इंडिया विक्स में 5% का उछाल। इंडिया विक्स पर आप नजर रखिए चलिएगा, क्योंकि हमने देखा था कि 9.1 के आसपास का इंडिया विक्स हो गया था, रिकॉर्ड लो पर चला गया था और वहां से बढ़ते बढ़ते 12 के आसपास का इंडिया विक्स हो गया है।
इंडिया विक्स, यानी कि भय का सूचक, उतार चढ़ाव का सूचक, और ये बाजार में अस्थिरता भी पैदा करेगा। हो सकता है कि परेशानी आप और क्रिएट करे। 5% का उछाल 11.5 का इंडिया विक्स आपकी स्क्रीन पर। तो बाजार में कमजोरी देखिए बड़ी। निफ्टी करीब 45 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 125 अंक नीचे आपको नजर आएगा। तो खुलने के साथ ही शुरुआत के 2 मिनटों के अंदर बाजार ने दिखा दिया है कि आज भी शायद वीकनेस रहे। अब देखते हैं कि लोअर लेवल से किस तरह की स्ट्रेंथ आती है। वैसे नतीजों के पहले बाजार में थोड़ा उथल पुथल हम देखेंगे। आज तेजी कहां पर है? तेजी आप देखेंगे HDFC लाइफ में, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ आंकड़े आए हैं प्रीमियम के। हम देख रहे हैं कि करीब 1.25% ऊपर HDFC लाइफ है। हिंडाल्को में 1% के आसपास की तेजी। मेटल में थोड़ा मोमेंटम आपको हो सकता है कि आज के सत्र में नजर आएगा। SBI लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ शेयर है। एशियन पेंट्स जहां पर आधे से 1-1.25% के आसपास की मजबूती पर आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जहां पर गिरावट है, इटर्नल में फिर से प्रेशर, 1% नीचे इटर्नल। BL का शेयर 1.5% टूट गया। हॉस्पिटल वाले शेयर कमजोर हो रहे हैं। मैक्स हेल्थ हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, इसमें 1% से ज्यादा की नरमी आपको नजर आएगी। इंटर ग्लोब के नतीजों पर अब कहने की फोकस शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा और हमने देखा कि शेयर ये 5,000 रुपए के नीचे जाने के बाद गिरावट यहां पर बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। ICICI बैंक लगातार दूसरे दिन प्रॉफिट टेकिंग हम शेयर में देख रहे हैं। 0.25% की नरमी। L&T से भी कमजोर संकेत है। आयशर मोटर भी आपको कमजोर होता हुआ नजर आएगा और बाजार की गिरावट आप देखिए बढ़ रही है। निफ्टी की जो गिरावट है 65 अंकों की, निफ्टी बैंक 3 गुना लगभग 250 अंक के नीचे आपको दिखाई देगा। लेकिन अच्छी तेजी कहां पर है? मणप्पुरम फाइनेंस। मणप्पुरम फाइनेंस को लेकर एक तो देखिए क्या है कि गोल्ड के भाव जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पर चले गए हैं, उसका बेनिफिट मिल रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बेन कैपिटल के जो निवेश का जो प्लान है दैट इज ऑन ट्रैक। तो उसके चलते हम देखिए कि 3% ऊपर आपको नजर आएगा। एवेन्यू सुपरमार्ट, आय, मुनाफा, मार्जिन, तीनों फ्रंट पर हमने देखा कि नंबर ठीक ठाक आए हैं और ये वायदा का दूसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। 2.5% के आसपास की तेजी यहां पर है। और मुथूट फाइनेंस, ये भी गोल्ड फाइनेंसर है। गोल्ड सिल्वर देखने के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, तो मुथूट फाइनेंस को भी उसका सपोर्ट मिला है। तो इंश्योरेंस हो गया और गोल्ड फाइनेंसर्स हो गया, मेटल हो गया, ये 3 पैक बाजार में ऐसे हैं जहां पर आपको तेजी दिखाई देगी। NSE के IPO को लेकर फिर से हलचल तेज हुई है। तो BSE जो कॉम्पिटिटर है 0.2%, क्या BSE यहां से फर्दर रीरेट होगा, इस पर नजरें रहने वाली है। 0.2% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा और भारी पिटाई के बाद IX का जो शेयर है करीब 1-1.25% ऊपर है। लेकिन क्या भारत में चाइनीज कंपनीज के लिए पावर इंफ्रा स्पेस में दरवाजे खुलेंगे? ये आशंका कहने की BHEL के निवेशकों को सता रही है। और BHEL हम देख रहे हैं कि 260 रुपए का भाव आज फिर से हम देख रहे हैं। थोड़ी रिकवरी आई थी शुक्रवार के सत्र में, लेकिन आज 0.5% नीचे। एक बड़ा ऑर्डर आया था इनके लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का, लेकिन वो सारी की सारी चीजें डिस्काउंटेड हो रही हैं। अब SBI कार्ड कमजोर है। कैपिटल गुड्स में आप देखेंगे कि सीमेंस कमिंस में भी आपको आज के सत्र में नरमी नजर आएगी। तो ये है गिरावट वाले शेयर। गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ रही है। अब 600 शेयर है निफ्टी पर तेजी वाले और करीब 1800 शेयर, लगभग 3 गुने शेयर हम देखने की कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे। अगर आप बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आप देखिए कि लेमन ट्री, अब ये कंपनी में बड़ा डीमर्जर होने जा रहा है। एसेट लाइट मॉडल लेमन ट्री में रहेगा और एक दूसरी कंपनी और बन जाएगी जिसमें कि एक बड़ा निवेश भी आ रहा है ग्लोबल दिग्गज का। लेमन ट्री 0.3% ऊपर। मणप्पुरम में तेजी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस में हम 2% की तेजी देख रहे हैं। हालांकि शेयर काफी ऊपर इस तरह से नीचे आया है और एक रेंज में रहा है। BSE ने अपनी तेजी बढ़ाई है 2.25% ऊपर। जिस तरह से चांदी में उछाला है तो हिंदुस्तान जिंक फिर से हम देख रहे हैं कि 600 रुपए के ऊपर निकलकर आज हम देख रहे हैं कि कारोबार कर रहा है 620 रुपए के प्राइसेस से। 2.25% के आसपास की तेजी है। CSB बैंक में थोड़ी सी बाइंग आई है लोअर लेवल से। प्रदीप ने काफी पहले इसको सजेस्ट किया था और पैसे भी अच्छे खासे इसमें बनते हुए दिखाई दिए थे। वेदांता में फिर से तेजी है 1.25% के आसपास की। अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही वेदांता आपको कारोबार करता नजर आएगा। थोड़ी बहुत ऊपरी स्तर से प्रॉफिट टेकिंग आई थी। MCX में थोड़ी बहुत बाइंग हम देख रहे हैं। लेकिन जहां पर गिरावट ज्यादा है BHEL 4.5% ये टूटा। बालाजी अमाइंस में देखा था कि बड़ी तेजी आई थी, लेकिन उसके बाद फॉल भी लगातार बड़ी आ रही है। 4.5% ऊपर नीचे आपको ये शेयर नजर आएगा। हिताची एनर्जी लगातार प्रेशर में है, ये चाइनीज दखल के डर से। इसके अलावा आप देखेंगे कि DCM श्रीराम हो गया। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रूवरीज, एप्पल, PVR, आइनॉक्स 2% के आसपास से गिरावट इन शेयरों में है। JK टायर भी लगभग इतना ही कमजोर आपको नजर आएगा। इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स के फ्रंट पर आप देखेंगे कि आज बहुत कम ऐसे इंडेक्स हैं जो बाजार को सपोर्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे। सिर्फ मेटल और FMCG में थोड़ी सी बाइंग आ रही है, अदरवाइज पूरी की पूरी स्क्रीन
लाल है और बाजार में देखने की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। निफ्टी की जो गिरावट हो गई है लगभग 90 अंकों की हो गई है। चलिए अपने एक्सपर्ट से जानेंगे और उससे समझेंगे ओपनिंग ट्रेड। चलिए तो एक और सेशन जहां पर बाजार में कमजोरी बढ़ती दिख रही है, लेकिन इस बीच आपके लिए मौके कहां पे, ये शुरुआत कर लेते हैं ओपनिंग ट्रेड्स के साथ। स्वामी जी बताइए आपके तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? सर अनम्यूट कीजिएगा, प्लीज बताइए अपने ट्रेड्स को। अपॉलॉजीज मेरा ट्रेड होगा ओबरॉय रियल्टी पे। ओबरॉय रियल्टी में इस समय लो टॉप लो बॉटम बनना शुरू हुआ है और 20-40 डेली मूविंग एवरेज को कट करके नीचे की तरफ आया है। मुझे लगता है कि यहाँ से और भी गिरावट हो सकती है, तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना है वो अराउंड 1700 के आसपास लगाना है ऑन द सेल साइड। और नीचे में पहला टारगेट होगा 1590 का और दूसरा टारगेट होगा 1560 का। तो ये दो टारगेट के लिए आप सेल साइड पर ओबरॉय रियलिटी को रख सकते हैं फॉर अ ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। यहाँ पर सेल साइड की कॉल है और 1590 पहला टारगेट, 1560 दूसरा टारगेट, 1700 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो सेल के साथ शुरुआत किया है स्वामी जी ने। प्रदीप जी बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स। सर देखिए आज सिचुएशन बहुत ही टाइट है एंड मैं सेल कॉल अभी तो देना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन बाई पे भी रडार पे नहीं आ रहा है ज्यादा। तो एक काउंटर ऐसा है जो स्ट्रांग भी है, कंपनी का नाम रहेगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस करेंट जोन से भी हम बाई करके जा सकते हैं। 2087 के आसपास का प्राइस चल रहा है एंड मुझे लगता है कि एक बार आपको 2040 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 2115, सेकंड टारगेट 2150 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। 4-5 दिन का व्यू लेके चलिए एंड करेंट जोन से बाई करके जाइए। करेंट जोन से बाई करना है, 2040 का स्टॉप लॉस लगा ले। 2150 से और ऊपर के जाने की भी संभावना यहां पे बन रही है, स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा। शिवांगी जी आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स। जी बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड में हम देख रहे हैं कि ऐसे बाजार में भी कुछ स्टॉक्स है जो काफी रेजिलिएंटली होल्ड कर रहे हैं बाइंग स्ट्रेंथ को। ऐसे में मुथूट फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली यहाँ पे परफॉर्म किया है एंड ओवरऑल भी हमने देखा है कि पिछले साल भी काफी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने के बाद भी हम देख रहे हैं कि फॉलो अप काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। मंथली बेसिस पे कंसिस्टेंटली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल फॉर्म कर रहा है पिछले 35 मंथ से। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे रेजिलेंस है और स्ट्रेंथ है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी कोई भी छोटे डिक्लाइंस में। और इमीडिएट टारगेट्स नेक्स्ट हम 4000 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 3830 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके 3880 का आपने स्टॉप लॉस बताया शिवांगी जी। 3830 का स्टॉप लॉस। यहाँ से करंट मार्केट से करीब करीब 50-55 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है। 4000 रुपए का टारगेट यहाँ पर मुथूट फाइनेंस को लेकर निकल कर आ रही है। आज दो अहम कंपनी, दो आईटी मेजर की नतीजे भी हैं, टीसीएस और एचसीएल टेक के, और इस वजह से पूरा आईटी सेक्टर आज रडार में रहेगा। गौरांग सर आपकी राय आईटी सेक्टर को लेकर, या इस सेक्टर के बियॉन्ड भी अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है तो बता दीजिए। विश्वमोहन जी देखिए, आईटी क्षेत्र काफी समय से पसंद आ रहा है। ये हमने कई बार टिप्पणी करी है, जब नकारात्मक परिस्थितियां थी आईटी क्षेत्र को लेकर के तब भी हमने खरीदारी की राय बरकरार रखी थी और आज के तारीख में भी है। अब नतीजे हैं तो मैं तो सक्षम नहीं हूँ छोटी मध्यम अवधि के लिए किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए, लेकिन हाँ अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, मझौली कंपनियों में, मझौली से बड़ी कंपनियों में अगर आप देखने जाए दिग्गज कंपनियों में तो एलटीआई, माइंडट्री, एलएनटी टेक्नोलॉजीज है। छोटी कंपनियों में केपीआईटी टेक, साइंस लिमिटेड जैसी कंपनियां जहां पर खरीदारी की राय है। और अगर आप आखिरकार थोड़ा बहुत अभ्यास करके मन बना लेते हैं निवेश करने के लिए आईटी क्षेत्र में, तो इतना जरूर ध्यान में रखें कि आपकी निवेश की समय सीमा जो है वो कम से कम 1.5 से 2 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा अभी आप बात कर रहे थे एनएससी के आईपीओ को शायद बहुत जल्द एक हरी झंडी देखने मिले और उसके कारण कैपिटल मार्केट स्टॉक्स जो है वो हरकत में रहेंगे। वो बात अपने तरफ है, लेकिन मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूं कि अगर भारतीय शेयर बाजार आने वाले 3-5 सालों में बेहतर कामकाज करेंगे तो वो पसंद आता है। रक्षा क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र, ये प्राथमिक 4 या 5 क्षेत्र है जहां पर निवेश की राय है लंबी अवधि के लिए।
चलिए कुछ सेक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में ज़रूर रखने चाहिए, पर इस बीच देखिए NSE 500 का जो टॉप लूज़र है वो BHEL बन चुका है। 5.5% की गिरावट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ शायर कंपनीज में प्रेशर है। एक बार सौमिल BHEL पर ख़ास तौर से अपनी राय दीजिए, क्योंकि 260 के भी लेवल्स को तोड़कर नीचे निकला है ये काउंटर, और कितनी वीकनेस देख रहे हैं आप इसमें? BHEL ऑलरेडी प्रीवियस स्विंग लोस टूटे हैं, एवरेजेस के नीचे चल रहा है, वीक काउंटर है, डेफिनेटली वीक काउंटर इन द वेरी शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म में बहुत अच्छी रैली हमने देखी है, तो द नेक्स्ट लेवल ऑन द डाउन साइड इज 253 विच इज 200 डेली मूविंग एवरेज, और उस वहां पे अगर सस्टेन नहीं होता है तो ये 230 तक जा सकता है। सेल साइड पे रहें, वीक लग रहा है काउंटर, और मुझे लगता है कि जो रेजिस्टेंस है वो आज का हाई जो है अराउंड 273 का, वो एक रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके ऊपर 285 विच इज 20 डेली मूविंग एवरेज। ये दो लेवल्स को ध्यान में रखें, मुझे लगता है कि ये और नीचे फिसल सकता है। चलिए थोड़ी और कमजोरी आ सकती है BHEL में, इसको ध्यान में ज़रूर रखेंगे। देखिए फ्राइडे को एक थोड़ा अप मूव ज़रूर इस काउंटर ने दिखाया था, पर आज फिर से गिरावट का शिकार होता हुआ यहाँ पर आज बन चुका है ये बिग एक्सीडेंट काउंटर। इसी के साथ साथ कुछ केमिकल काउंटर्स में भी डिसेंट मूव आ रहा है, पर इंश्योरेंस काउंटर्स में काफ़ी अच्छे मूव्स हैं। हम आपको बता ही रहे थे कि लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स के जो डेटा आए हैं, इंडस्ट्री का भी डेटा अच्छा आया है, साथ ही साथ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स ने भी डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की है। अगर हम दिसंबर महीने के आंकड़ों की बात करें, जहां पर HDFC लाइफ लगभग 1.5% ऊपर, इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो ICICI प्रू, SBI लाइफ जैसे काउंटर्स भी जो हैं थोड़े अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। शिवांगी, इंश्योरेंस स्पेस में से कोई स्टॉक जो कि आपको ऐसे मार्केट में हल्का सा सेफ और एक अच्छा बेट समझ आ रहा हो? जी, इंश्योरेंस स्पेस में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी मोमेंटम है, बट मेरा यहाँ पे नजर रहेगा फाइनेंशियल स्पेस में, और मार्केट्स को थोड़ा बहुत हम स्टेबलाइज होने दें, फिर हम इस सेक्टर में एंटर करें तो इसमें बेहतरीन रहेगा। तो चलिए अभी थोड़ा सा स्टेबल हो जाने दीजिए। हालांकि प्रदीप ने अपनी कॉल SBI लाइफ जो है वो शेयर ज़रूर की थी, तो उस पर भी ध्यान रख सकते हैं, पर मार्केट्स को स्टेबलाइज होना जी हाँ ज़रूरी है, क्योंकि अब 25,500 के भी लेवल्स तोड़ता हुआ निफ्टी अब नीचे जा चुका है। 150 अंकों की यहाँ पर कमज़ोरी है, और इवन निफ्टी बैंक में भी जो कमज़ोरी है वो गहराती हुई 250 अंकों की गिरावट जो है फिलहाल आपको निफ्टी बैंक दिखाएगा। साथ ही साथ इंडिया विक्स पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 9% का अपटिक, और कोई भी ऐसा हैवी वेट नहीं है जिससे आज मार्केट्स को थोड़े से सपोर्ट मिले। पर प्रदीप जी एक बार क्विकली आप इंडेक्स पर भी व्यू दीजिए। 25,550 के भी लेवल्स तोड़ दिए निफ्टी ने, और साथ ही साथ आप देखिए मात्र 5 या 6 काउंटर्स हैं निफ्टी 50 में जो कि आपको अभी हरे निशान में देखेंगे। ब्रेथ जो है वो काफ़ी खराब दिख रही है मार्केट की। क्या व्यू रख रहे हैं अभी निफ्टी और निफ्टी बैंक पे? क्या और वीकनेस गहराएगी, या आज के लिए थोड़ा स्टेबल होना चाहिए बाजार? देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ओपनिंग तो बहुत ही वीकनेस है, लास्ट 2 दिन से सेलिंग ही चल रहा था, सो कहीं ना कहीं ऑलरेडी ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। तो निफ्टी के लिए 25,500 एक सपोर्ट है। आज का भी डे लो पे अभी है, तो मुझे लगता है कि 25,500 अगर ब्रेक नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटीज है यहाँ से भी एक बार रिकवरी यहाँ से पॉसिबल होगा। आपको अगेन 25,600 25,650 तक 1 से 2 दिन में मिल सकता है, एक बस डेड कैट बाउंस नॉर्मली, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। लेकिन इसके लिए कंडीशन भी है 25,500 को होल्ड करना चाहिए। तो इसीलिए ना अभी करेंट जोन से फ्रेश शॉर्ट करने में मैं कंफर्टेबल हूं नहीं, क्योंकि 2 दिन का सेल, उसके बाद अभी भी शुरू में 150 पॉइंट नीचे है, तो हाई पॉसिबिलिटीज होता है ऐसे सिचुएशन में कि एक बार 11-12 बजे के बाद मार्केट रिकवर भी हो सकता है। तो इसीलिए एक बार 25,500 को वॉच कीजिए। अगर ब्रेक होता है तो उस केस में आपको अगेन जो सपोर्ट मिलेगा 25,150 25,200 के आसपास। लेकिन 25,500 को अगर ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से हाई पॉसिबिलिटीज है कि रिकवर हो सकता है मार्केट। और बैंक निफ्टी 59,000 के आसपास का भी चल रहा है। मुझे लगता है कि 58,850 में एक सपोर्ट है। 58,850 अगर ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे और 700 से 800 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। लेकिन जब तक ब्रेक नहीं होता, हाई पॉसिबिलिटीज है यहाँ से एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, 59,000 पर निफ्टी है, और आप देखेंगे कि करीब 1400 पॉइंट के आसपास की गिरावट रिकॉर्ड हाई से आगे है निफ्टी बैंक में। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की जो गिरावट है लगभग 100 अंकों के आसपास की आप देखेंगे। अच्छा, 143 अंक, 150 अंकों की गिरावट निफ्टी में हम देख रहे हैं।
और 25,600 के नीचे 11 नवंबर के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि निफ्टी 25,600 के नीचे आया है, यानी कि लगभग 2 महीने के निचले स्तर पर आ गया है निफ्टी। और सिर्फ 8-10 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको तेजी दिखाई देगी। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ये तो इंश्योरेंस वाले जो डेटा है उसके चलते हुए आपको नजर आएंगे। अदरवाइज बाजार का जो स्ट्रक्चर है ना वो वीक है और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बेहद खराब आपको नजर आएगा। 450 शेयर हैं तेजी वाले, लेकिन करीब 2250 शेयर हम देखने की गिरावट के साथ आज के सत्र में कारोबार करते हुए नजर आएंगे। यानी कि मिड कैप की, स्मॉल कैप की भी आज के सत्र में आपको पिटाई होती दिखाई देगी। वैसे तो हम सिक्सर देख के खुश होते हैं, लेकिन ये लगातार 6 दिन का फॉल है निफ्टी में और निश्चित तौर पर ये कॉन्फिडेंस को शेक करेगा। अब पूरी की पूरी उम्मीदें जो टिक गई हैं वो अर्निंग सीजन से टिक गई हैं। अब देखते हैं कि TCS और HCLTech शुरुआत कैसे करते हैं। TCS को लेकर वैसे मार्जिन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी, तो हो सकता है कि निराशा ही आ जाए। अब देखते हैं कि कैसे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस निकल के आती है। अगर आप मेटल भी लगभग गेन सारे लूज कर दिए मेटल ने भी, वो भी लाल निशान में जाने के लिए तैयार है। इंडेक्स सपाट आपको कारोबार करता नजर आएगा। और इंडिया विक्स को आप फिर से देख लीजिए, इंडिया विक्स है करीब 8% ऊपर, 11.82 ये है इंडिया विक्स का लेवल। तो बाजार में जो चिंता है ना, जो फियर है, वो बढ़ने के संकेत हैं। जियोपॉलिटिकल तनाव है, FIs आ नहीं रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं। इस महीने की बात करें तो लगभग 8,400 करोड़ रुपए के आसपास की कैश में सेलिंग कर चुके हैं। और जो एक और जो कंसर्न बाजार के लिए है कि ट्रेड डील का होगा क्या। अभी अमेरिका में जो होने वाला था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, आदेश आ सकता है ट्रंप के टैरिफ के वैलिडिटी को लेकर, उसको लेकर भी कुछ आया नहीं अभी हम वहां पर वेट एंड वॉच के मोड में। तो ये तमाम चीजें हैं। गौरांग भाई, एक व्यू आपसे जानना चाहेंगे कि आज हम देख रहे हैं कि पावर हो गया, इंफ्रा हो गया, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे गिरावट के शिकार हो रहे हैं। राय आपकी सर, बजट सामने खड़ा है, वहां से तो कुछ अच्छी चीज निकल के आएगी, कैसे स्ट्रेटेजाइज करनी चाहिए? अभिषेक भाई, देखिए, मेरी विचारधारा थोड़ी विपरीत है और ये मेरी निजी विचारधारा है। बजट हर साल आता है फरवरी में, ठीक है, और लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदें बहुत ऊपर तक चली जाती हैं कि वित्त मंत्री जी को ये करना चाहिए, वित्त जी को वो करना चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जहां तक इतिहास रहा है, ये जो सरकार केंद्र में बैठी है और माननीय वित्त मंत्री जी ने विचारधारा, सूझबूझ, समझ और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए जिस प्रकार से बजट पिछले कुछ सालों में हमारे और आपके समक्ष रखा है, मेरी विचारधारा ये है कि ये क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर तो मैं सक्षम नहीं हूं टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि मैं वित्त मंत्री जी के दिमाग में क्या है वहां पर झांक के नहीं देख सकता हूं। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि हाँ, वित्त मंत्री जी इस पर कुछ टिप्पणी करें। लेकिन ये सब छोटी मध्यम अवधि की बात है। मैं बजट को आने वाले 3 साल, 5 साल या उससे ज्यादा का नजरिए से देखता हूं। और रोजगार खड़ा करना, जो पेचीदा कर को लेकर के प्राविधान है उसमें सरलता लाना, बदलाव करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से हमें किस प्रकार से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आई है उसके लिए नीतियों पर बदलाव करना, और R&D, रिसर्च, रक्षा क्षेत्र में बहुत सारे और काम कर सकती है सरकार, वहां पर निर्णायक तरीके से कामकाज करके नीतियों को लाना। तो ये सब मेरे लिए जरूरी है। तो मैं ये बजट को ध्यान में रखते हुए नहीं, मैं वही कहूंगा जो मैंने अभी विश्व मोहन जी से कुछ समय पहले बात की। वित्तीय क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि विस्तार योजना अब धीरे धीरे करके आगे जोर पकड़ेगी, जिसके कारण कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनियों की ऑर्डर बुक मजबूत होगी। ऑटो क्षेत्र और खपत से जुड़े हुए क्षेत्र, ये कुछ प्राथमिक क्षेत्र है जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए लंबी अवधि के लिए। और खास करके मैं फिर भी कहना चाहूंगा, आपने प्रश्न पूछा नहीं है लेकिन रक्षा क्षेत्र में से मैंने कई बार BL का नाम लिया है हमारे चैनल ET Now स्वदेश पर। अब एक कंपनी जो ध्यान में आई है उसका नाम है MTAR टेक्नोलॉजीज। पिछले 2 हफ्तों से लगातार MTAR टेक्नोलॉजीज ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ के रुझान देखे हैं। मुझे लग रहा है कि ये अगर आपका नजरिया 3 साल 5 साल का है तो ये भी एक सक्षम कंपनी है जहां पर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। ठीक है, MTAR टेक को लेकर गौरांग भाई बुलिश हैं और MTAR टेक मैनेजमेंट काफी सॉलिड है।
बहुत ही नीश सेगमेंट में ऑपरेट करती है कंपनी। और अगर आप निफ्टी डिफेंस के जो 18 शेयर उनको देखेंगे ना, तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस आपको रिसेंटली इसमें निकल के आई है। तो इस पर बुलिश है। गुरांग भाई, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और तमाम शेयरों पर और बाजार पर आपने हमसे बातचीत की। सोमिल भाई, बिफोर वी लेट यू गो, आपसे ना एक बार जरा बीएल पर तो अभी चर्चा की, गुरांग सर ने उस पर व्यू भी दिया, लेकिन बीएचईएल में आज फिर से हम देख रहे हैं कि रिवर्स गियर लग गया है। करीब 4.5% नीचे आपको ये शेयर दिखाई देगा। हिताची एनर्जी पावर इंडिया के नाम से ये हो सकता है कि नसीब पर नजर आए। इसमें भी गिरावट है लगातार 3 सत्र से, इसमें तो गिरावट छट नहीं रही है। हालांकि ये बड़ी कंपनी है, 75,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है हिताची एनर्जी का, इसमें भी प्रॉब्लम है। राय आप जरा बीएचईएल पर दे दीजिए, क्या करना है बीएचईएल? बीएचईएल क्या आपको यहां से भी वीक होता हुआ नजर आ रहा है? अभी जस्ट हमने बीएचईएल पे बात की। बीएचईएल डेफिनेटली वीक लग रहा है मुझे, इन द वेरी शॉर्ट टर्म डेफिनेटली वीक लग रहा है। और 200 डेली मूविंग एवरेज 238 पर है, तो ये पहला सपोर्ट रहेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर 253 पर है, और 253 नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, नेक्स्ट टारगेट रहेगा नीचे की तरफ। अगर वहां पे सस्टेन नहीं होता है तो नीचे में 230 तक जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड डाउन है, तो इसे अवॉइड करके चलें। शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा इसे मैं, लेकिन इसे अवॉइड करके चले। ट्रेंड डाउन है और मुझे लगता है कि ये 230 तक जा सकता है। ओके, 230 तक भी जा सकते हैं, यानी यहाँ से करीब करीब 34 रुपए की और गिरावट जो करंट मार्केट प्राइस है। तो यहाँ पर भले ही कमज़ोरी दिख रही है, लेकिन अभी भी शॉर्ट्स की सलाह यहाँ पर नहीं दे रहे हैं वेल को लेकर। पहले भी हमने बताया था कि चीन से जुड़े हुए जो पॉलिसी बदलाव होने की संभावनाएं हैं, चीनी कंपनियों पर सरकारी टेंडर में बोली लगाने को लेकर जो प्रतिबंध है वो हटने की जो खबरें आ रही हैं, जो संभावनाएं बन रही है, उसका भी दबाव यहाँ पर वेल में दिखा था। और साथ साथ उनके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको लेकर भी चिंताएं बनी हैं। सोमिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि बाजार में आज उन्हें किस तरह से ट्रेड लेना है। चलिए, इस बीच हमारे इन हाउस एक्सपर्ट कुणाल बोथरा जी भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल जी। कुणाल जी, बाजार से शुरुआत कर लेते हैं, बताइए किस तरह का सेटअप दिख रहा है अभी बाजार का? बाजार की कमजोरी फिर से बढ़ती दिख रही है। पिछले हफ्ते तो हमने काफ़ी बिकवाली देखी ही थी, क्या और कमजोरी गहरा सकती है क्या? धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। तो लार्ज कैप्स की सेलिंग देख के ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि मार्केट्स 25,500 और 25,600 का एक ये जो रेंज है इस पर शायद सेटल हो जाए। बट मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है एक अच्छा बाउंस बैक भी आ सकता है। ओके, ये बाउंस बैक भी आपको लग रहा है। चलिए, कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने स्टॉक्स बता दीजिए कुणाल जी, क्या लग रहा है इस बाजार में सेल साइड या बाई साइड में आप रहना पसंद करेंगे? आपकी ओपनिंग ट्रेड्स क्या है आपकी तरफ से? तो मेरी पहली बाय कॉल रहेगी अशोक लेलैंड पे, बिकॉज मेरा मानना है कि ऑटो स्टॉक्स में हो सकता है कि थोड़ा सा अच्छा पिकअप आ सकता है प्राइस एक्शन में। तो मैं अशोक लेलैंड पे बुलिश रहूँगा। 195 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पर, 183 का स्टॉप लॉस। और सेकंड जो मुझे ऐसा लग रहा है बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करना चाहिए वो कॉन्ट्रा बाय कॉल रहेगा HDFC बैंक पे। 940 के आसपास एक अच्छा बेस बना रहा है स्टॉक। हो सकता है कि आने वाले कुछ एक दिनों में हम अच्छा एक डिसेंट बाउंस बैक देख सकते हैं HDFC बैंक पे। तो एक कॉन्ट्रा बाय कॉल रहेगी HDFC बैंक पे। 955 का टारगेट, 922 का स्टॉप लॉस। 922 का स्टॉप लॉस, 955 एक कॉन्ट्रा बेट HDFC बैंक। हालांकि लगातार डाउन ट्रेंड में है, लेकिन आपको रिकवरी की उम्मीद है। और अशोक लेलैंड 195 का टारगेट, 183 का स्टॉप लॉस लगाना है अशोक लेलैंड को लेकर। दो टॉप कॉल आ गई हैं आपकी तरफ से। लेकिन चलिए, एक और स्टॉक्स है जहां पे आज काफ़ी शॉर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं शुरुआती कारोबार में। डिवीज लैब 3% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट में दिख रही है। और हाल के जो रिपोर्ट हैं उसके हिसाब से कंपनी का जो एक्सपोर्ट को लेकर परफॉर्मेंस है वो कमज़ोर होता जा रहा है, और इससे जो नियर टर्म में रेवेन्यू को लेकर, रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर चिंताएं हैं। शिवांगी जी, आप राय दीजिए, डिवीज लैब क्या यहाँ से और गिरावट बढ़ सकती है क्या? जी बिल्कुल। डायग्नोस्टिक स्पेस में हम काफ़ी सिलेक्टिव काउंटर्स के साथ जाना चाहेंगे। ऐसे में सबसे पहला है लॉरस लैब्स। डीवीस लैब्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी वॉलेटाइल है, और एक रेंज में इसने काफ़ी एक स्विंग्स दिखाए हैं। तो यहाँ पे इसलिए कन्विक्शन नहीं है। बट ऑफ कोर्स लॉरस लैब्स में हमने देखा है कंसिस्टेंटली अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम किया है स्टॉक ने मंथली बेसिस पे। तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ यहाँ पे है। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि 3 दिनों से प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल रही है, बट इस स्टॉक को जरूर रडार पे रखना चाहिए।
कोई भी सपोर्ट लेवल्स पे आए तो बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ऑलराइट, तो चलिए सपोर्ट लेवल्स पे कहीं ना कहीं आपको मौके तलाशने हैं। डिवी स्लैब में तो गिरावट है ही, पर लोअर स्लैब यहाँ पर भी आप नज़र ज़रूर रख सकते हैं। पर मार्केट्स देखिए इस बीच थोड़े से स्टेबलाइज ज़रूर हो रहे हैं, क्योंकि एकाएक खुलने के बाद जो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हुआ, कहीं ना कहीं वो सबको थोड़ा सा शॉक ही कर रहा था कि एकाएक इस तरीके की गिरावट और लार्ज कैप्स, ब्रॉडर मार्केट सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो थोड़ा शॉकिंग ज़रूर था। बट अब निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आती हुई और 25,600 के पास जो है फिलहाल निफ्टी 50, निफ्टी बैंक भी रिकवर करते हुए 150 अंकों की अभी भी गिरावट दिखा रहा है। देखते हैं कि इन स्तरों से यू टर्न लेता है मार्केट या फिर थोड़ी रिकवरी को और बिल्ड ऑन करता है। बट इस बीच आप देखिए जो गोल्ड फाइनेंसर्स हैं उनमें चमक बरकरार है, जो मेटल काउंटर्स हैं वो ज़बरदस्त तरीके से चमक रहे हैं। पर शिवांगी, एक और काउंटर जिसकी हमने सुबह भी कई बार चर्चा की है और अब भी एक बार आपसे व्यू लेते हैं, वो है डी मार्ट। नंबर्स मार्केट की उम्मीदों से काफ़ी बेहतर आए। हालांकि बहुत सारे ब्रोकरेजेस को उनके बहुत लंबे समय तक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कम है, पर फिर भी क्योंकि उम्मीदें बहुत कम थी इस बार, उसको लेकर जब नंबर सामने आए और ख़ासतौर से मुनाफा और प्रॉफिट का नंबर अगर देखें, मुनाफा और मार्जिन्स का नंबर अगर देखें तो वो काफ़ी अच्छा था। उसके चलते कई सारे ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइस भी बढ़ाए हैं। पर शिवांगी, स्टॉक मजबूत है ऐसे बाजार में भी, कौन से लेवल्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं और क्या अभी भी यहाँ पर ट्रेड के मौके हैं? जी सृष्टि, डीमार्ट की अगर हम बात करें या फॉर दैट मैटर कोई भी कंजम्पशन स्पेस की अगर स्टॉक्स की हम बात करें, तो यहाँ पे हमने देखा है लगातार वीकनेस देखने को मिली है पिछले 15 हफ्तों से। तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट टेकिंग और देखने को मिली है। यहाँ पे डीमार्ट ऑफ कोर्स अपने 50 डेमा को अप्रोच करते हुए नजर आ रहा है। बट मेरी राय रहेगी कि एक बार ये 3930 को क्रॉस करता है अगर, तो यहाँ पे फिर एक स्ट्रेंथ अच्छी बनते हुए दिखेगी, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल। ऑलराइट, तो चलिए डी मार्ट यहाँ पर थोड़ा सा और वेट एंड वॉच कर लीजिए। देखिए पिछले 3 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पे है और किस तरीके से इसकी पिटाई हुई है, और 6 महीने में भी आपने देखा है कि किस तरीके से स्टॉक लगातार एक डाउनवर्ड प्रेशर में है। बट इस बार के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, तो इसको ध्यान में आप ज़रूर रखिए, क्योंकि बाकी जो कंपनीज़ हैं ऑलमोस्ट म्यूटेड उन्होंने अपनी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को दर्ज किया है। डी मार्ट की 6% ग्रोथ तो चलिए फिर भी इतनी बुरी नहीं है। इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में या फिर गोल्ड फाइनेंसर काउंटर्स की हमने बात की ही, बट एक स्टॉक जो कि हाल फिलहाल बहुत मोमेंटम में रहा है कुणाल, वो है सीएसबी बैंक। देखिए गोल्ड फाइनेंसर्स के साथ साथ इस कंपनी का नाम भी जोड़ा जाता है। आज जो है लगभग 1.5% की तेज़ी दिखा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? तो आई थिंक स्ट्रक्चरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है सीएसबी बैंक का, बिकॉज जो 1 मंथ पहले रिकवरी आई थी 380 के आसपास से करीबन 560 575 के लेवल्स को स्टॉक ने टेस्ट किया था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि अप ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी मोमेंटम वाइज वापस आ गया था सीएसबी बैंक में। हालांकि 560 के लेवल्स के क्रॉस करने के बाद में हमने देखा कि स्टॉक ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था। वो मेरा मानना है कि बिकॉज ओवरऑल मार्केट में जो सेंटिमेंट था वो सडनली थोड़ा सा डैम्पन हो गया था। बट अब ये 500 के आसपास का एक सपोर्ट बना रहा है स्टॉक प्राइस। तो मेरा मानना है कि इसका जो सपोर्ट है वो हायर साइड पे शिफ्ट हो गया है। ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स की अगर बात करें तो, और 500 के आसपास का एक अच्छा बेस है। तो अगर कोई ट्रेडर्स यहाँ से थोड़ा सा मीडियम टर्म अवधि से ट्रेड करना चाहे तो मेरा अनुमान से आई थिंक करंट लेवल से एक्यूमुलेट करना चाहिए सीएसबी बैंक को। ऑलराइट, तो चलिए स्ट्रक्चरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट और आप फिलहाल इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये राय आती हुई फिलहाल कुणाल की तरफ से। बट इसी के साथ कुछ और काउंटर्स जिनमें आज हम प्रेशर देख रहे हैं, उसमें सीधे नाम जो सामने आ रहे हैं वो है फार्मा स्पेस से। एक बार इप्का लैब्स पे भी कुणाल आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि देखिए लॉरेस डीवीज इनमें तो 3-3.5% का कट है, बट इप्का लैब्स ये तो डोमेस्टिक प्ले ज़्यादा माना जाता है। आईपीएम के डेटा इतने भी कुछ इस बार खराब नहीं आए, 4% की गिरावट कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, आई थिंक अगर इसको अगर हम आज के प्राइस एक्शन से देखें तो उस लिहाज से भी देखना पड़ेगा कि पिछले हफ्ते इन स्टॉक्स ने क्या किया था। बिकॉज डीवीस लैब, इप्का लैब, ये काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। और आई थिंक लास्ट वीक ऑल्सो इप्का लैब्स मेरा मानना है कि आई थिंक 1405 के आसपास से लेकर 1520 के लेवल्स को क्रॉस कर चुका था। तो एक डिसेंट 6-7-8% का अपमूव आया था स्टॉक प्राइसेस में। यहाँ से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। ये एक नेचुरल रिएक्शन होता है स्टॉक प्राइसेस में।
मैं इसको ज़्यादा रीड नहीं करूँगा स्टॉक प्राइस में कि ये एक मेजर रिवर्सल सिग्नल है, बिकॉज बहुत बार होता है कि जब स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो बिकॉज मार्केट की सेंटिमेंट सडनली नेगेटिव हो जाती है या थोड़ा सा जो मूड है मार्केट का वो डैम्पन हो जाता है, तो इन स्टॉक्स में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट आता है, काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ होती है जिसकी वजह से ये स्टॉक्स एक आध दिन करेक्ट कर जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आई थिंक इनकी ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है हायर साइड पे। अगर 1500 के लेवल्स को इप्का लैब्स होल्ड कर जाता है आने वाले 1 से 2 दिनों में, तो मेरा मानना है कि वापस से एक अच्छा बाउंस बैक ट्रेड बन सकता है स्टॉक प्राइस पर। ठीक है, ये राय होगी इप्का लैब के लिए। शिवांगी, एक राय आपसे ना ट्रेंड पर जानना चाहेंगे। वैसे तो स्टॉक कमजोर है और ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा गिरा है। इनके Q3 के जो बिजनेस अपडेट आए थे उसके चलते बाजार को निराशा हासिल हुई थी इनके ग्रोथ को लेकर, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 3900 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है शेयर ये, और आज भी जो शुरुआती झटका लगा थोड़ा थोड़ा रिवर्सल की कोशिश कर रहा है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कोई तेजी बन सकती है ट्रेंड के शेयर में? लगातार पिछले 6 महीनों से कंसिस्टेंटली गिरावट एग्जिबिट किया है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी छोटे रिकवरी भी होल्ड करते हुए नहीं नजर आ रहे, तो मेरी राय रहेगी कि हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अवॉइड करने की सलाह है ट्रेंड के शेयर को लेकर। शिवांगी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से तमाम शेयरों को लेकर अपने व्यूज हमसे शेयर करने के लिए और अपने बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी बताने के लिए। कंजम्पशन में ही जरा कुछ और शेयरों पर फोकस करते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि थोड़ी थोड़ी सी बाइंग आती भी है, और वैसे भी बाजार जब पिट रहा होता है ना तो लोग डिफेंसिव्स की तरफ जाते हैं। उसमें से डिफेंस हो गया, कंजम्पशन हो गया, फार्मा हो गया, आईटी हो गया, ये थोड़े थोड़े प्ले होते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर शुरुआत कमजोर हुई, लेकिन इसमें देखने की लोअर लेवल से थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। वैसे पिछले 3 सत्र से लगातार ये शेयर गिर रहा था। राय कुणाल जी आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेकर, अपेक्षाकृत परफॉर्मेंस पिछले 1 महीने में इसकी बेहतर रही है, क्या राय होगी आपकी 24 रुपए के भाव? तो ट्रेंड्स काफ़ी स्टेबल हो रहे हैं हिंदुस्तान लीवर में। अगर हम लास्ट 2 या 3 महीने का ट्रेंड देखें तो एक ऐसा फेज था जहाँ पे हिंदुस्तान लीवर करीबन 10% से आसपास करेक्ट कर चुका था 2420 2425 के लेवल से। मेरा मानना है आई थिंक सितंबर या अक्टूबर के आसपास वहाँ से स्टॉक करीबन 2220 2250 के लेवल्स को टेस्ट कर चुका था। तो एक जो जोन ऑफ अंडर परफॉर्मेंस था वो स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका था। रिसेंट प्राइस ट्रेंड्स काफ़ी स्टेबल हो रहे थे हिंदुस्तान लीवर में। स्टॉक 2400 के आसपास ट्रेड कर रहा था इन लास्ट कुछ एक दिनों तक, जो मेरा मानना है एक बहुत क्रूशियल बैरोमीटर है। बिकॉज अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो भी करीबन 2400 के आसपास आता है, 2420 के आसपास स्टॉक प्राइस में आता है। तो अगर ये 2420 के लेवल्स को क्रॉस कर जाए तो मेरा मानना है कि बहुत ही बढ़िया ट्रेड बन सकता है। जो आपने पहली बात कही वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जब मार्केट्स में ऐसी सेलिंग आती है, सडन शार्प सेलिंग आती है, तो बहुत बार होता है कि जो FMCG स्टॉक्स या डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं इनमें एक सडनली एक बाइंग की वेव आ जाती है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये स्टॉक्स एटलीस्ट मार्केट में उतनी मेजर सेलिंग ना दे। तो उस लिहाज से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और काफ़ी सारे FMCG स्टॉक्स को बेनिफिट हो सकता है। बट स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स देखूं तो अगर इसका 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर जाए, 2420 के आसपास का लेवल है उसके ऊपर क्लोज आ जाए, तो मेरा मानना है कि वहाँ से हम करीबन 80 से 90 पॉइंट हायर साइड पे प्ले कर सकते हैं HUL पर। ठीक है, HUL को लेकर ये व्यू हो गया। कंजम्पशन में ही एक और शेयर पर जरा व्यू लेना चाहेंगे, और कुणाल जी जो पैटर्न है ना वो लगभग हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के बराबर ही है, और वो शेयर है वरुण बेवरेजेस का। अब नवंबर लेट में इसमें एक लोअर लेवल से बाइंग स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई थी, शेयर 500 रुपए के ऊपर निकला। बीच में खबर आई थी कि एक इन्होंने अपनी एल्कोहलिक बेवरेजेस ट्विजा करके इन्होंने ऐसा लॉन्च किया था, कार्लसबर्ग के साथ कुछ इसका मार्केटिंग वाला करार भी था। वरुण बेवरेजेस, क्या व्यू होगा आपका? क्या आपको लगता है कि इसमें जो बाइंग मोमेंटम आज लोअर लेवल से दिख रहा है, क्या ये सस्टेन करेगा, एक ट्रेड बन सकता है इसमें? तो मेरा मानना है इसमें अभिषेक जी के इसमें शॉर्ट टर्म नजरिया ना रख के इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया रखना चाहिए। 2 रीजंस की वजह से। पहला कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट देखे तो स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को आई थिंक पिछले मंथ ब्रेक किया था जब ये 480 के लेवल्स को क्रॉस किया था। उसके बाद 480 एक बेस बन चुका है वरुण बेवरेजेस पे। स्टॉक ने 509 510 के लेवल्स को भी क्रॉस किया था हायर साइड पे। बट जो सबसे खास बात है स्टॉक की वो है उसकी लॉन्ग टर्म चार्ट्स। अगर हम वीकली और मंथली चार्ट्स पे जाके देखें तो इंडिकेटर्स जैसे कि MACD एक्सेट्रा ये बहुत महीनों के बाद कंसोलिडेट और करेक्ट होने के बाद में बहुत महीनों के बाद ये एक बुलिश ब्रेकआउट दे रहे हैं।
तो ये मेरा मानना है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग गेम चेंजिंग मूव बन सकता है FMCG काउंटर्स के लिए, बिकॉज जनरली हम देखते हैं जब वीकली मंथली चार्ट्स में हम ऐसे इंडिकेटर्स को पॉजिटिव जोन पे वापस आते हुए देखते हैं, तो यहाँ से एक न्यू अप ट्रेंड स्टार्ट होता है स्टॉक में, जो मीडियम से लॉन्ग टर्म मतलब 2 से 3 साल भी हम देखते हैं कि अप ट्रेंड ये सस्टेन हो सकता है स्टॉक प्राइसेस में। एग्जांपल देता हूँ, वरुण बेवरेजेस में जब लास्ट टाइम MACD ब्रेकआउट हुआ था वीकली मंथली चार्ट्स में, वो करीबन 2021 में था जब स्टॉक 100 रुपये के आसपास ट्रेड किया करता था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक 4 साल के बाद में पहली बार एक ऐसा सिमिलर ब्रेकआउट जोन दे रहा है। तो मेरा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेटर है, यहाँ से जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है उन्हें अक्यूमुलेट करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स को। ठीक है, ये राय होगी आपके लिए वरुण बेवरेजेस के शेयर पर। एक बार जरा जेके टायर का आप शेयर लेकर आइए। और जेके टायर में हमने बड़ी शानदार रैली देखी है, कई सारे टेलविंड्स भी थे, अच्छे रिप्लेसमेंट डिमांड आ रही थी, ऑटो कंपनीज के नंबर अच्छे थे, क्रूड भी सस्ता था। अब हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल थोड़ा सा उबाल मारा है, तो जेके टायर में 500 रुपए के आसपास थोड़ा समय बिताने के बाद ये शेयर नीचे आ गया है कुणाल जी। 490 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, और काफी दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि 20 DMA के नीचे आके शेयर ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा। क्या राय होगी आपकी जेके टायर पर? क्या आपको लगता है कि अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो एक बार एग्जिट कर लेना सही रहेगा, या फिर बने रहे? कोई स्टॉप लॉस सुझाएंगे आप? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बिकॉज जेके टायर्स की बात करें तो इसको मैं एक मेजर पैरामीटर से मैं जब असेस करूंगा तो वो रहेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ। एक ऐसा फेज था जहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसका इमीडिएट पेयर, अपने मल्टी वीक लो पे ट्रेड कर रहा था। अपोलो टायर्स में ट्रेंड अपसाइड था, बट वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो काफ़ी सारे टायर स्टॉक्स में जेके टायर एक ऐसा स्टॉक था जो स्ट्रॉन्गर लीडर बन के उभर के आया अपने पूरे पेयर ग्रुप में। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जनरली हम कहते हैं कि जब लीडर अपने सेक्टर का जब वो प्रीमियम चार्ज करता है या फिर उसकी ट्रेंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, तो इसका बुलिश इंडिकेशन लॉन्ग टर्म दायरे पे रहता है। तो मेरा मानना है कि जेके टायर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म चार्ट बन चुका है। लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में हम कहते हैं कि 5% से 10% के रेंज में अगर स्टॉक करेक्ट कर जाता है तो मेरा मानना है कि उसे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। जैसे कि रिसेंट चार्ट्स में आई थिंक जेके टायर्स ने करीबन 515-520 का एक हाई बनाया था। वहाँ से अगर हम 5% या 10% का रेंज देखें तो करीबन 475 के आसपास का एक पिवट बन सकता है। तो अगर ये स्टॉक और 15-20 रुपया अगर करेक्ट कर जाए तो मेरा मानना है 475 का एक अच्छा पिवट जोन बन सकता है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे बेट कर सकते हैं जेके टायर्स पर। ओके, तो जेके टायर लॉन्ग टर्म बेट के हिसाब से आपको यहाँ पर देखना चाहिए। एक स्टॉक है जो आज काफ़ी कमज़ोर है, तेजस नेटवर्क्स। यहाँ पर देखिए 7.5% की गिरावट दिख रही है। तीसरी तिमाही के जो नतीजे रहे हैं वो काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। कंपनी के जो ऑपरेशनल सेल्स के जो नंबर आए थे वो 88% इसमें कमी आई थी, और मुनाफे को देखें तो लगातार दूसरी तिमाही है जहाँ पर ये कंपनी लॉस पोस्ट की है, और यही वजह है कि ये 1 साल के निचले स्तरों पर तेजस नेटवर्क का शेयर पहुंच चुका है। कुणाल जी, तेजस नेटवर्क्स को लेकर क्या राय है? मेरा मानना है कि आई थिंक स्टॉक मेजर डाउन ट्रेंड में है, और इसको बिल्कुल भी आई थिंक बाय एंड डिप्स नहीं करना चाहिए, बिकॉज कंसिस्टेंट डिसअपॉइंटमेंट दिखा है स्टॉक में। एक ऐसा जोन था आई थिंक मार्च अप्रैल 2025 में जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि स्टॉक शायद 675-700 के आसपास होल्ड कर जाए, बिकॉज वहाँ पे वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे थे। बट वो आज हम अब हम जब देखते हैं इंडिकेशन था कि वहाँ से भी आई थिंक डिलीवरी बेस्ड सेलिंग आई थी स्टॉक प्राइसेस में, बिकॉज वहीं से भी स्टॉक करीबन 40-50% और ड्रॉप हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स काफ़ी वीक है तेजस नेटवर्क्स के। मैं तो इंडिकेट करूंगा कि इस पे से बाहर रहना चाहिए और स्टॉक में इन्वेस्ट या निवेश नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ पर इन्वेस्ट या किसी भी तरह के ट्रेड से भी बचना चाहिए, ये सलाह तेजस नेटवर्क्स को लेकर है। सर, एक राय कुणाल जी आईसीसी बैंक में दे दीजिए। आपने एचडीएफसी बैंक को आपको लगा कि यहाँ से रिकवरी आ सकती है। आईसीसी बैंक क्या यहाँ पर क्या उम्मीद करें? आज फिर से ये कमज़ोर दिख रहा है। बट मेरा मानना है कि आई थिंक जैसे मैं पहले कह रहा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है, बिकॉज मार्केट में प्रेशर थोड़ी सी गर्मा जाती है, तो ये स्टॉक्स भी प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ जाते हैं, बट इनकी ट्रेंड स्ट्रांग रहती है। आईसीआईसीआई बैंक मेरा मानना है कि एक अच्छा पिकअप दिखाया था स्टॉक ने, और ख़ासकर वो टाइम में जब मार्केट्स में रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और काफ़ी सारे अदर लार्ज कैप स्टॉक्स में सेलिंग हो रही थी। तो ये एक आउटलाइंग फैक्टर है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। मेरा मानना है 1400 का जो लेवल है या उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे अच्छा बेट बन सकता है। अगर जो कोई भी ट्रेडर 1 वीक का भी अगर एक्सपेक्टेशन रखे तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट
1400 से 1430 1450 का एक हाई साइड पे टारगेट रख सकते हैं और 1375 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक पर। ओके, तो ये रहा है आईसीआईसीआई बैंक को लेकर। लेकिन चलिए वापस से एवेन्यू सुपर मार्ट्स की ओर देखते हैं, लेकिन उससे जाने से पहले कुणाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने और दर्शकों को गाइड किया। लेकिन एवेन्यू सुपर मार्ट्स में आज अच्छी तेजी दिख रही है, करीब करीब 3% की तेजी। बाजार भले ही कमज़ोर दिख रहा हो, क्योंकि तीसरी तिमाही के जो नतीजे हैं ये बाजार को पसंद आ रहा है। कैसे नतीजे रहे हैं इसकी पूरी बारीकियां समझते हैं अपने सहयोगी स्नेही से। स्नेही, बताइए किस तरह के नतीजे आपने डिकोड किया है एवेन्यू सुपर मार्ट्स को? जी हाँ, बिल्कुल एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में बात करेंगे। अगर ऊपर से देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनके Q3 के नंबर्स नज़र आते हैं। रेवेन्यू हमारी उम्मीद से और स्ट्रीट की उम्मीद से स्लाइटली हल्का है, स्लाइटली कम है 17,613 करोड़ पर नेट प्रॉफिट एबिटा और मेनली एबिटा मार्जिन में जो हमने एक्सपेंशन देखा है 8.4% कंपेयर टू 7.9% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, ये काफ़ी हेल्दी लगता है। बट ये पैट एक्सपेंशन और एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन के पीछे राज है कि उनका ग्रॉस मार्जिन में बहुत एक्सपेंशन हुआ है ये टाइम। उसके बारे में बात करें तो 14.6% आया है कंपेयर टू 14.1% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब ये हुआ है क्योंकि जीएसटी रैशनलाइजेशन के तौर पर कई सारे एफएमसीजी रिटेलर्स ने, एफएमसीजी कंपनीज ने डीमार्ट को डिस्काउंटेड दाम पर दिया है, जो फर्दर डीमार्ट ने डिस्काउंट करके अपने कस्टमर्स को बेचा है। तो यहाँ पर उनके प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी बूस्ट हुआ है। बट ये सिर्फ एक वन टाइम इम्पैक्ट के जैसे हमें अभी लग रहा है, या ये क्या ये सस्टेनेबल होगा आगे जाते हुए, ये देखना बहुत ही आवश्यक है और इसके दम पर हम कह पाएंगे कि नंबर स्ट्रॉन्ग है या नहीं। पर उनके हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं तो जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है डीमार्ट का वो भी काफ़ी वीक लग रहा है। 5.6% पर ये नंबर आ चुका है, जो कि 6.8% था पिछले क्वार्टर और 8.3% था पिछले साल। तो काफ़ी मॉडरेशन यहाँ पर आया है। बट उनका स्टोर एडिशन के पेस में एक पिकअप देखने को मिली है। वापस 10 स्टोर ऐड हुए हैं Q3 में, 27 स्टोर ऐड हुए हैं 9 महीनों में फाइनेंशियल ईयर 26 के। और रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट में भी सिक्वेंशियल बेसिस पर एक 7% का जंप आया है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी फ्लैट मूव रहा है। मैनेजमेंट रिजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एक दूसरी अनाउंसमेंट जो आई थी डीमार्ट से, करंट एमडी और सीईओ जो है मिस्टर इग्नेशियस नेविल नोरोना, उनका टर्म 31 जैन को खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो करंट सीईओ डेजिग्नेट है अंशुल असावा जी, जो उनके अंदर सीख रहे हैं अभी, वो टेक ओवर करेंगे सीईओ के दम पर 1 फरवरी से और एमडी के तौर पर 1 अप्रैल से 3 सालों के लिए। आखिर में समझ लेते हैं ब्रोकरेजेस का क्या रिएक्शन है डीमार्ट के अर्निंग्स पर। गोल्डमैन सैक्स ने अपना सेल रेटिंग बरकरार रखा है पर टारगेट प्राइस में थोड़ा सा अपटिक किया है। मक्वायरी ने अपना अंडर परफॉर्म स्टांस मेंटेन किया है। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल स्टांस बनाए रखा है बट टारगेट प्राइस में कट है। जेफरीज ने होल्ड रेटिंग बनाए रखा है, टारगेट प्राइस 4050। मॉर्गन स्टैनली ने अपना इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखा है और प्राइस टारगेट भी बरकरार है। नुवामा ने अपना होल्ड रेटिंग बरकरार रखा है बट कट किया है टारगेट प्राइस 4351 तक, जो पहले 4580 था। तो ये थी ब्रोकरेजेस की राय। काफ़ी मिक्स बैग आउटकम ब्रोकरेजेस से भी। ऑप्टिकली डीमार्ट के Q3 नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं बट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ में वीकनेस है और ग्रोस मार्जिन सस्टेनेबिलिटी आगे जाते हुए है या नहीं, इसके दम पर हमें पता चलेगा कि आगे जाकर डीमार्ट के नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे या नहीं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेही ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए एवेन्यू सुपर मार्ट्स यहाँ पर उम्मीद से बेहतर नतीजे आए और कई सारे ब्रोकरेजेस ने भी जो है अपने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं। मोतीलाल ओसवाल अब 4600 के इस पे अपने लक्ष्य बता रहे हैं, उन्होंने जो है अपने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं। यहाँ पर डी मार्ट ऐसे बाजार में भी लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी आप फिलहाल देख सकते हैं। बट इस बीच बाजार जो है थोड़ी रिकवरी मोड में तो ज़रूर है बट पूरी तरीके से वो रिकवरी आई नहीं है। हल्के फुल्के लार्ज कैप्स हैं जो कि निचले स्तरों से थोड़े रिकवर ज़रूर किए हैं बट अभी भी 100 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी आप फिलहाल निफ्टी 50 में देखेंगे और निफ्टी बैंक भी 200 अंकों से ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। पर चलिए देखते हैं कि रिकवरी आगे आती है या फिर और गिरावट गहराएगी। बट इस बीच आपके सामने फिलहाल रख देते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस।